नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम फर्स्ट ग्रेड के जो लास्ट पेपर के अंदर पीवाईक्यू आ रखी है, उसके बारे में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक सीरीज चालू की है। उसके अंदर हमने अभी तक 2-3 यूनिट के टॉपिक कर लिए हैं। आज की जो हमारी यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं इस यूनिट को इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस यूनिट जो स्टूडेंट जिसकी एमएससी बॉटनी के अंदर है, उसको भी टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी है, प्लांट फैमिली उसको टफ लगती है, बॉटनी में सबसे टफ लगता है। और अगर बॉटनी वाले के लिए टफ है, तो जूलॉजी वाले के लिए ये टफ होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन ये क्लास देखने के बाद में आपका इस यूनिट के प्रति, इस यूनिट के जो क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर के अंदर, आपको वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये आइडिया आपको लग जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन है अच्छा लगेगा, और इस क्लास को पूरा देखना। उस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि टेक्सोनोमी के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर और जो प्लांट की फैमिली है, वहाँ से क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। उससे पहले अपन एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस यूनिट से कितने कितने आपके कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको। आपको ये क्लियर अगर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा साथ में। इस यूनिट के अंदर टेक्सोनोमी की अगर हम बात करेंगे, तो इस टेक्सोनोमी यूनिट के अंदर अभी तक देखो, इसके अंदर हमने क्या क्या लिया है। हमने इसके अंदर आपके टेक्सोनोमी को लिया है, मॉर्फोलॉजी को लिया और प्लांट की फैमिली को, तीनों साथ लिए। इसके अंदर टोटल अभी तक 59 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 59 क्वेश्चन। अब 59 क्वेश्चन कौन कौन से है? आपके मॉर्फोलॉजी से आए हैं इसमें 26 क्वेश्चन। जो क्लासिफिकेशन आपका होता है, वहां से आए 11 क्वेश्चन। उसके बाद में जो प्लांट किंगडम है, इस प्लांट किंगडम को इकोलॉजी के साथ में जोड़कर या सक्सेशन वाले टॉपिक के साथ में जोड़कर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपन आगे देखेंगे कौन से है। टेक्सोनोमिक और सिस्टेमेटिक जो होता है, टेक्सोनोमी के बारे में कैरोलस लीनियस, ये आपके एपीडी कैंडोले ने बताया था, और सिस्टेमेटिक के बारे में कैरोलस लीनियस ने बताया था। वहां से आपके ये 16 क्वेश्चन आए हैं, 16। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, उसके अंदर से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपके टोटल 59 क्वेश्चन, ये टॉपिक वाइज मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्लांट की फैमिली से आए हैं। ये आपके आगे वाला पोर्शन कट गया है, इसमें ध्यान रखना। कुछ जैसे जो आपकी पोएसी फैमिली है, पोएसी से आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिले हैं। प्लांट फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली होती है पोएसी फैमिली, चाहे किसी भी एग्जाम में देखना आप। उसके बाद आपकी एस्ट्रेसी फैमिली, वहां से आपको 8 क्वेश्चन मिले हैं टोटल। एपीएससी फैमिली से आपको 5 क्वेश्चन मिले हैं। आगे रेनन से भी शायद 4 या 5 क्वेश्चन उसमें से है। अब ये ऐसे मतलब नॉर्मल बात मैंने दे रखा है की फीचर के रूप में कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पर, आप इसके ऊपर आओ। अब देखो, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, वहां हमने देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं। अब आप देखो कहाँ कहाँ से। इसमें मोनेरा से आपको मिले हैं 3 क्वेश्चन, मोनेरा से 3 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में फंगी से आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। और जो स्लाइम मोड होता है, वहां से 1 क्वेश्चन मिला है। और लाइकेन से आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं। और जो वायरस होते हैं और जो वायरोइड्स है, वहां से आपको ये शायद क्या लिखा हुआ है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। और जो आपके राइबोसोम के बारे में, वहां से एक क्वेश्चन आया है। अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, 8 नंबर, 17 नंबर, 27 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है। आगे जो अपन सोल्व करेंगे वहां अपने क्वेश्चन नंबर है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ 49, 49 का मतलब अपने पीपीटी के अंदर जो 49 नंबर क्वेश्चन है, वो आपके वायरस से संबंधित है। फिर ये दे रखा है कि अगर फंगी से क्वेश्चन आया, तो फंगी के क्लासिफिकेशन, और फंगी के क्लासिफिकेशन में भी वो बेसिडियोमाइसिटी से आया है। उसके बाद लाइकेन का क्वेश्चन आया है, तो लाइकेन को बायो इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपके मोनेरा से, ये उसकी सेल वॉल से क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपके स्लाइम मोड से क्वेश्चन आया, और वायरस वायरोड से आया है। अब इसके बाद में टेक्सोनोमिक सिस्टेमिक, मतलब है ना, जो टेक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक, हमने कहा था कि टेक्सोनोमिक और सिस्टेमेटिक से टोटल अभी तक 16 क्वेश्चन आए हैं। कितने आए हैं? टेक्सोनोमी सिस्टेमेटिक से 16 क्वेश्चन। अब इसके अंदर कौन कौन से यूनिट से आया, आप ये देखो। आपका जो टॉपिक है नोमेनकल्चर, जो रूल वाली है, वहां से अभी तक आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। जो टेक्सोनोमिकल एड्स होते हैं, जैसे जो टेक्सोनोमिकल एड्स होते हैं, जो जैसे की है, हर्बेरियम है, म्यूजियम है, ये जो गार्डन्स है, मतलब बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वहां से आपको 4 क्वेश्चन मिले हैं। जो आपके सिस्टेमेटिक कॉन्सेप्ट है, वहां से 3 क्वेश्चन, एक उसकी हिस्ट्री से। टेक्सोनोमी की हायरार्की से आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। और ये जो टाइप स्पेसिमेन, होलो टाइप है, नियो टाइप है, लेक्टोटाइप, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिला है। और ये जो जैसे आपके, ये एक अदर है जिसमें
डेफिनेशन पूछी थी इसकी कि पॉलीटिपिक स्पीसीज क्या होती है, वहां से आपको एक क्वेश्चन मिला है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टेक्सोनोमी का मैंने आपके A to Z आपको मैंने सब बता दिया कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब सब इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, 26 क्वेश्चन। उसका कारण ये है कि मॉर्फोलॉजी टेक्सोनोमी के साथ में भी कनेक्ट होती है और प्लांट की फैमिली के साथ में कनेक्ट होती है। तो अब हम सोल्व करेंगे हमारे एक एक करके ये सब क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है कि प्लांट की फैमिली की बात आएगी तो प्लांट फैमिली के अंदर पोएसी में से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब प्लांट फैमिली में पोएसी सबसे इंपॉर्टेंट। आप आगे देखोगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है कि पोएसी से कौन सा, एक उसके फ्लोरल फॉर्मूला से आया है, एक उसके लोडिकल्स के बारे में पूछा है, लेमना और पेलिया के बारे में पूछा है, एक उसके प्लेसेंटेशन के बारे में पूछा है, उसकी ओवेरी के बारे में पूछा है। अब ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ये पीपीटी सही नहीं बनी है। बाकी ये आपके एसटीसी में से कौन कौन से आए, एपीएससी में से कौन कौन से आए, रेदन पुलिस में से कौन कौन से, ये सब मैंने बता दिया। अब अपन अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपन चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। ये अपन बाद में देखेंगे। अब ये लो, ये अपनी आज की स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन अपना। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो। क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, अब दिखाई दे रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो। सीधा पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आम के अंदर जो उसका खाने योग्य भाग होता है वो भाग कौन सा होता है। तो जब आम के जब खाने योग्य भाग की बात आएगी तो आम के अंदर जैसे आप इधर देखो, मैंगो का जो फ्रूट होता है, जो मैंगो का जो सॉरी, जिनको आता है वो तो इसको सोल्व कर लो, नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ। जब मैंगो के फ्रूट की बात आएगी, आप लोगों ने मैंगो खूब खाया होगा, अभी मैंगो मार्केट में खूब आ रखा है ना। मैंगो का जो फ्रूट होता है, इसके फ्रूट के अंदर, मैंगो की फ्रूट के अंदर तीन लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? एक जो सबसे बाहर वाली होती है, एक होती है मिडिल लेयर, एक जो सबसे बाहर वाली होती है, सॉरी, एक सबसे अंदर वाली होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं उसको हम? एंडोकार्प बोलते हैं। जो, या इसको आप एंडो लेयर बोल सकते हो। एक होती है आपकी मिडिल लेयर, इसको आप मीजोकार्प बोल सकते हो, मीजोकार्प बोल सकते हो। और एक सबसे बाहर होती है, इसको हम बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं? एपिकार्प। अब देखो, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये जो एपिकारप होती है, ये थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है। आपने देखा होगा आम के ऊपर जो होता है ना, जो अपन उसके छिलके उतारते हैं उसके ऊपर, वो उसकी एपिकारप है। अब जब मीजोकारप की बात आएगी, जब मीजोकारप की बात आएगी तो इसका जो फ्लेशी पार्ट होता है आम का, जो ऐसे सॉफ्ट पार्ट होता है, जो आम का सॉफ्ट पार्ट है, या जिसको हम ईट यानी जिसको हम खाने में यूज में लेते हैं, इसके अलावा इसका हम जूस बनाते हैं, जो हम जूसी पार्ट इसका होता है, ये इसका मीजोकारप होता है। एंडोकारप क्या है, सॉरी एंडोकारप क्या है? तो ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है, ये इसका, इसके आम के केंद्र में पाया जाता है। इसके अलावा ये हार्ड पार्ट होता है। हार्ड के अलावा इसका जो इसके अंदर सीड होता है वो एक पत्थर के समान होता है, स्टोन लाइक होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो ध्यान रखना, आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो उसका मीजोकार्प होता है, ये हमेशा खाने योग्य होता है, जो फ्लेशी पार्ट होता है। तो आम जो अपन लोग उसको खाते हैं ना, वो उसका फ्लेशी मीजोकार्प होता है। अब देखो, ये सब सोल्व हो गया। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, जो मैंगो होता, जो आपके मैंगो होता है, ये किस प्रकार के फ्रूट है, मतलब किस प्रकार का फल है। तो आप देखोगे ये एक प्रकार का ड्रूप फल है। कैसा फ्रूट है? मैंगो एक प्रकार से आपके ड्रूप फ्रूट होता है। ड्रूप, DRUP, ड्रूप फ्रूट होता है। सर ड्रूप फ्रूट का मतलब क्या है? ड्रूप फ्रूट का मतलब ये होता है ऐसा फल जिसके अंदर तीन अलग अलग लेयर पाई जाती हो, एपिकारप पाया जाता हो, मीजोकारप पाया जाता हो और एंडोकारप पाया जाता हो। एक तो इसकी ये विशेषता होगी। दूसरी विशेषता होगी उसका जो मीजोकारप होगा, ये तो सॉफ्ट होगा, इसका मीजोकार्प सॉफ्ट, सॉफ्ट के साथ में ये फ्लेशी होगा और ये खाने योग्य होना चाहिए, मतलब ये खाने योग्य। और इसकी तीसरी विशेषता ये है, इसका जो एंडोकार्प होता है वो उसका सेंट्रल पार्ट होगा और वो हार्ड होना चाहिए। तो ड्रूप फ्रूट, मैंगो का जो फ्रूट होता है वो अपने आप में कैसा फ्रूट होता है? ड्रूप फ्रूट होता है मैंगो का फ्रूट।
तो ये आपने यहाँ तक देख लिया। अब इसके अलावा ये भी पूछा हुआ कि ड्रूप फ्रूट के और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, जब भी बात आई ड्रूप फ्रूट की, जब भी ड्रूप फ्रूट की बात आए तो ध्यान रखना इसके अंदर आपके एक तो मैंगो आ गया, हमने अभी देख लिया, मैंगो ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका कोकोनट है, इसके अलावा आपके इसमें आड़ू आता है, पीच आता है, इसके अलावा इसमें आपके प्लम प्लम आता है। ये सब आपके ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल है। वापिस इसी क्वेश्चन को पूछा गया आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब मुझे बताओ इसका क्या होगा। अभी लैब असिस्टेंट में आया था ये वाला, फ्लेसी जो थैलेमस पार्ट होता है वो किस फ्रूट के अंदर वो खाने योग्य भाग होता है। ये आपने अभी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में देखा होगा। इसको आप अपना आगे भी यहाँ आएगा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन ये अभी जो लैब वाले एग्जाम में पूछ रखा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेसी मीजोकार्प। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम के बारे में इन्होंने आपको पूछा है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम के बारे में। बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं तो भी बता देता हूँ। जब राइबोसोम की बात आती है तो राइबोसोम आपके दो टाइप का होता है। एक तो आपके पाया जाता है प्रोकैरियोट के अंदर, और दूसरा जो राइबोसोम होता है वो आपके पाया जाता है यूकैरियोट के अंदर। किसके अंदर? यूकैरियोट के अंदर। अब जब हम प्रोकैरियोट राइबोसोम की बात करेंगे, इसके अंदर दो यूनिट होती है। अब ये आपके होता है 70S होता है, और ये आपके होता है 80S होता है। ये आपको पता होगा इतना। अब हम जब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम की, तो इसके अंदर एक तो होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। सर लार्ज सब यूनिट कौन सी होती है तो आपको पता है, ये आपकी होती है 50S, और ये आपके हो जाएगी 30S। इसका क्लासिफिकेशन और आगे करेंगे। लार्ज सब यूनिट के अंदर RRNA कौन सा होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रोकैरियोट की लार्ज सब यूनिट में RRNA कौन सा होता है, और इसी लार्ज सब यूनिट के अंदर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। जब बात आएगी स्मॉल सब यूनिट की, तो वापस ये सेम क्वेश्चन बनेगा कि स्मॉल सब यूनिट में RRNA कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा इसमें प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछे हुए। अब जब ये आपने सेल बायो के अंदर या आपने पढ़ रखा होगा कि जब बात आती है RRNA की, तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट की लार्ज सब यूनिट के अंदर दो प्रकार का RRNA होता है। एक तो होता है 23S RRNA, एक आपके होगा 5S RRNA। और इसमें प्रोटीन की बात आएगी तो इसके अंदर प्रोटीन होते हैं 34 टाइप के, इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। जब इसकी स्मॉल सब यूनिट की बात आएगी तो स्मॉल सब यूनिट में 16S RRNA पाया जाता है, और इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो आपके 31 टाइप के होते हैं। अब जब बात आती है यूकेरियोट की, जब यूकेरियोट की बात आती है तो आपको पता है इसके अंदर एक लार्ज सब यूनिट होगी, एक होगी आपके स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होती है ये होती है 60S, और ये आपके हो जाएगी 40S। अब जब लार्ज सब यूनिट को हम डिवाइड करेंगे, इसके अंदर टोटल कितने प्रकार के RRNA हैं, और इसी के अंदर टोटल कितने प्रकार के प्रोटीन है। हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसके अंदर टोटल कितने प्रकार के RRNA हैं, और इसी के अंदर टोटल कितने प्रकार के प्रोटीन है। तो आपको पता होगा कि जब RRNA की बात आएगी यूकेरियोट के अंदर, तो वहां पर अगर 23 है, 23 है, यहाँ हो जाएगा 28S RRNA, 5.8S RRNA, और 5S RRNA। ये आपके यूकेरियोट के अंदर प्रोटीन इसमें हो जाएंगे 49 टाइप के प्रोटीन होंगे। जब स्मॉल सब यूनिट की बात आएगी, यहाँ पर है 16S RRNA, 16S, और यहाँ हो जाएगा आपके 18S RRNA। यहाँ पर आपके प्रोटीन हो जाएंगे 33। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आ रखा है, मैं आपको वो बताता हूँ ना। अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया कि बैक्टीरिया के अंदर, पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का, तो आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर 70S होता है। तो इसका हमारे राइट आंसर हो जाएगा 70S। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से सोल्व हो गया। अब उसके बाद आगे देखो, अब फिर आगे सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ रखा है कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी प्रोकैरियोट में किस RRNA के अंदर होती है, और यूकेरियोट के अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किस में होती है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी का मतलब है, आपने मोल बायो में पढ़ा होगा, जब ट्रांसलेशन होता है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो जो प्रोटीन के बीच में एमिनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम होता है, वो आपके पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी करेगा। अगर ये प्रोटीन का सिंथेसिस आपके प्रोकैरियोट सेल के अंदर हो रहा है, तो वहां पर जो 23S RRNA है, जो 23S RRNA है, वो आपके पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी का काम करेगा। उसके बाद
अगर ये प्रोटीन का सिंथेसिस यूकेरियोट सेल के अंदर हो रहा है तो यहाँ पर 28S जो आरआरएनए है ये आपके पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी एंजाइम की तरह काम करेगा। हमने पढ़ा था ना कि आरआरएनए भी एंजाइम की तरह काम करते हैं। उसमें हम एक उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा राइबोजाइम है। उसके अलावा दूसरा उसका एग्जाम्पल आता है 23S आरआरएनए, ये भी एंजाइम की तरह काम करता है प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। ये आपके करेगा यूकेरियोट में काम। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए। एक अभी शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो पेप्टाइडल, अब देखो वो क्वेश्चन ये था, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी राइबोसोम के किस पार्ट में पाई जाती है, ये क्वेश्चन था। तो आप देख लो, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के अंदर पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर वापिस जूलॉजी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है। प्रोटीन का क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा, केवल जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ रखा है। तो ध्यान रखना, यूकेरियोट के अंदर लार्ज सब यूनिट में 24 प्रोटीन होते हैं, स्मॉल सब यूनिट में 21 होते हैं। प्रोकैरियोट, यूकेरियोट में 49, इसमें होंगे 33। आया समझ में? मैंने आपको पूरा बता दिया कहाँ से किस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ रखा है। चलो आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करो। नेक्स्ट, कंपोजिटी में पेपर्स क्या है, मतलब आपको पेपर्स के बारे में बताना, पेपर्स क्या होते हैं। अब इधर देखो, हम बात करेंगे पेपर्स के बारे में। सबसे पहले इधर देखो, ये जो पेपर्स होते हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके फाउंड इन एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली, इसी एस्ट्रेसी फैमिली का दूसरा नाम आपके होता है कंपोजिटी फैमिली, ये आपको पता होगा ना। इसी का दूसरा नाम है कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी एक पुराना नाम है, मतलब इस फैमिली का ओल्ड नेम है। अब आप देखो, फैमिली के पीछे हमेशा क्या आना चाहिए, एसी आना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने, जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इस कंपोजिट का नाम को बदलकर न्यू नाम दे दिया एस्ट्रेसी, क्योंकि फैमिली के पीछे सफिक्स के रूप में हमेशा एसी आना चाहिए। ये आपको समझ आ गया होगा। कंपोजिटी और एस्ट्रेसी एक ही बात है। अब अगला आता है कि पेपस होता क्या, कैसे बनता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा कि फ्लावर के अंदर एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है गाइनोसियम। तो ये जो कैलिक्स होता है ना, पेपस जो होता है, ये कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। पेपस जो है, या मैं इसको कैलिक्स बोलूं या मैं इसको बोल सकता हूँ सेपल, इसकी यूनिट क्या सेपल है। तो ये कैलिक्स तथा सेपल के मॉडिफिकेशन होते हैं। कैलिक्स तथा सेपल के क्या होते हैं, ये मॉडिफिकेशन होते हैं। अगला इसमें नेक्स्ट ये आता है कि इसका काम क्या है, पेपस का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन मतलब ध्यान रखना। तो नंबर एक बात ये ध्यान रखना, पेपस कहाँ पर पाया जाएगा, फ्लावर की किस स्ट्रक्चर पे पाया जाएगा। तो ध्यान रखना, एस्टेसी फैमिली के अंदर जो फ्रूट बनते हैं या जो सीड बनते हैं उनके ऊपर ये पाया जाता है, पेपस उनके ऊपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, पेपस जो होता है ये क्या है, कुछ नहीं, ये अम्ब्रेला के समान होता है। अम्ब्रेला लाइक होता है, कैसा होता है, ये अम्ब्रेला के समान होता है। और ये हेयर लाइक होता है, मतलब जैसे इसके ऊपर बाल है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और दूसरा इसको बोला जाता है पैरासूट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको पैरासूट भी बोलते हैं। पेपस को पैरासूट भी बोलते हैं। अब मुझे बताओ पैरासूट का काम क्या है। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर मैं जैसे पैरासूट के माध्यम से मैं जैसे हवा में उड़ रहा हूं, इसका मतलब मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से वो मुझे लेके जा रहा है। तो मतलब मेरा स्थानांतरण हो रहा है ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ विंड के द्वारा मेरा डिस्पर्सल हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ क्या ये। तो मुझे देखो, जो पेपस होता है इसको ये अम्ब्रेला समान होता है, ये पैरासूट, इसको ये पैरासूट लाइक होता है। ये फ्रूट तथा सीड के ऊपर पाया जाएगा। तो काम क्या होगा, फ्रूट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। किसके द्वारा, ये पैरासूट है, पैरासूट हवा में उड़ेगा, तो इसका मतलब ये एयर डिस्पर्सल के अंदर वायु प्रकीर्णन में ये हेल्प करता है। आया समझ में पेपर्स के बारे में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, अब मैक्सिमम बच्चों ने इसको तो मतलब अगर थोड़ा बहुत पढ़ा तो आपने इसको अलग कर लिया होगा। एक आता है ये एनिमोफिली, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एनिमोफिली के अंदर भी पोलन ग्रेन विंड के द्वारा या हवा के द्वारा एक प्लांट से दूसरे फीमेल प्लांट पे जाते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन ध्यान रखना,
लिखा हुआ क्या, वायु परागण, एनिमोफिली, मतलब इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होगा उसका ट्रांसफर होगा। लेकिन जब पेपस के द्वारा यहाँ पर भी यहाँ पर भी एयर को यूज में लिया जा रहा है, यहाँ पर भी एयर को यूज में लिया जा रहा है, लेकिन एनिमोफिली के अंदर एयर को यूज में लिया जा रहा है आपके परागकण या पोलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए, और यहाँ पर एयर को यूज लिया जा रहा है आपके फ्रूट तथा सीड के डिस्पर्सल के लिए काम में लिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके पेपर्स के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे एग्जाम में वो देखो, इस पेपर से एक क्वेश्चन ये आ रखा है, ये किस फैमिली का करेक्टर है, तो एस्ट्रेसी या कंपोजिटी का है। उसके बाद ये पूछ रखा है ये किससे बनते हैं, तो फ्लोवर के अंदर जो कैलिक्स होता है उसके मॉडिफाई से ये बनते हैं। ये पैरासूट के समान होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, और ये फ्रूट तथा सीड के डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ है कि एस्ट्रेसी फैमिली का फ्रूट का नाम क्या है, तो आपने पढ़ा होगा इसका जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं सिपसेला। क्या बोलते हैं उसको हम, सिपसेला बोलते हैं, इसके फ्रूट को बोलते हैं सिपसेला। ये भी आगे क्वेश्चन आएगा। तो जो एस्ट्रेसी फैमिली का फ्रूट होता है इसको हम सिपसेला बोलते हैं। अब आपको ये समझ में आया कि एयर डिस्पर्सल और एनिमोफिली में क्या डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो नेक्स्ट। कुल पोएसी यानी फैमिली पोएसी के फॉर्मूले के बारे में पूछा है कि पोएसी का फॉर्मूला क्या होगा। पोएसी के फॉर्मूले के बारे में आपको पूछ रखा है यहाँ पर। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसको आप सोल्व करो, सोल्व हो जाएगा। केवल एक पॉइंट को देख लेना, क्योंकि वो करेक्टर पोएसी फैमिली का ही है, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हो गया, नहीं है तो अपन अब करते सोल्व इसको। अब देखो इधर, जब पोएसी फैमिली की बात आती है, इसी पोएसी फैमिली का दूसरा नाम होता है, इसका न्यू नाम है पोएसी, इसका पुराना नाम था, ओल्ड नाम था ग्रेमिनी। अब जब हम पोएसी फैमिली की बात करेंगे तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ रखा है कि भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर सबसे अधिक फैमिली किस फैमिली के प्लांट पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान की बात आई भले या बात आई इंडिया की, राजस्थान या इंडिया की बात आए तो ये सबसे अधिक मतलब फर्स्ट स्थान पे पाई जाती है, इसके प्लांट सबसे अधिक होते हैं। मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया या राजस्थान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखो, कई बार ये भी पूछा हुआ कि इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर पुष्पक्रम कौन सा होता है, तो आपने पढ़ा होगा स्पाइकलेट, स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक, ये आपने पढ़ा होगा कि स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक। अभी स्पाइकलेट स्पाइक क्या है आपने पढ़ रखा होगा, या आपकी थ्योरी के अंदर मैं नहीं कराऊंगा। अब देखो पोइसी के अंदर इन्फ्लोरेसेंस हो गया, स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक। अगला क्वेश्चन आता है कि पोइसी के अंदर इसका जो फ्लोवर होता है, इसका जो फ्लोवर होता है वो कैसा होता है, तो ध्यान रखना, पोएसी के जितने भी फ्लोवर है मैक्सिमम फ्लोवर 99% कैसे होते हैं, वो बाईसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं। बाईसेक्सुअल का तो ये मतलब मेल और फीमेल दोनों साथ में होते हैं। उसके बाद में देखो, इसका फ्लोवर हाइपोगाइनस होता है या कैसा होता है, तो इसका फ्लोवर जो होता है वो आपके हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा हाइपोगाइनस क्या, आपने पढ़ रखा होगा। मतलब हाइपोगाइनस का मतलब इसके अंदर जो ओवरी जो होगी वो आपके सुपेरियर होगी, हाइपोगाइनस होगा। और इसका जो फ्लोवर होता है हाइपोगाइनस है, और ये जाइगोमॉर्फिक होता है। ये भी आपने पढ़ रखा होगा, जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। जाइगोमॉर्फिक यानी इस फ्लोवर को केवल आप किसी एक ही तल के ऊपर, प्लेन के ऊपर दो बराबर भागों में बांट सकते हो, उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। और इसके अलावा इसके अंदर आता है इसका प्लेसेंटेशन क्या है, इसका प्लेसेंटेशन क्या है, तो इसका जो बीजांडान्यास होता है प्लेसेंटेशन, वो इसका आपके होता है पोएसी का बेसल होता है। जब पोएसी की बात आती है तो इसमें बेसल पाया जाता है। कुछ बुक के अंदर इसको मार्जिनल बताया गया, क्या बताया गया, मार्जिनल। तो बेसल या कुछ बुक में ये बताया गया है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस पोएसी का जो फ्रूट होता है, क्योंकि हर फैमिली के फ्रूट का अलग अलग नाम है, इसका जो फ्रूट होता है उसका नाम होता है कैरियोप्सिस। दिस इज पीवाईक्यू आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। कैरियोप्सिस, इसके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। हर फैमिली का एक स्पेशल फ्रूट होता है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो जब हम पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, इसी पोइसी के अंदर पी से पोइसी, पी से इसके अंदर एक आपके आता है पेरियंथ, क्या आते हैं,
इसमें पेरियंस पाए जाते हैं। अब पेरियंस क्या है? तो पेरियंस कुछ नहीं, मॉडिफाइड लोडिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर मॉडिफाइड लोडिक्यूल्स होते हैं, और लोडिक्यूल्स की संख्या होती है आपके दो। पेरियंस किसको बोलेंगे? तो आपको पता है कि कैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला जब फ्यूज होते हैं, जब वो अलग अलग नहीं होते हैं, उसको हम पेरियंस बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? तो जब इसकी यूनिट की बात आएगी तो उसकी यूनिट होती है टेपल्स। क्या होती है? टेपल्स। और इसका सिंबल होता है पी। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। कुल पोएसी का पुष्प सूत्र क्या है? अब ध्यान रखना है ना, यहाँ पर एक आपके डिलीट हो गया, यहाँ पर एक और आता है, यहाँ ये एक्टिनोमॉर्फिक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर डिलीट इन्होंने टाइप नहीं किया है, तो ये जाइगोमॉर्फिक। अब देखो, इसके अंदर आपके ब्रैक्ट भी पाया जाता है, और इसके अंदर ब्रैक्टियोल भी पाया जाता है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रैक्ट होता है ये दो प्रकार का होता है। ब्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है जो नीचे की ओर होता है, उसको बोलेंगे लोअर ब्रैक्ट। एक होता है ऊपर की ओर, उसको बोलेंगे अपर ब्रैक्ट। ये आपका अपर ब्रैक्ट। जो अपर ब्रैक्ट होते हैं वो होते हैं आपके, ये फर्टाइल होते हैं, मतलब ये जनन करने योग्य होते हैं। और ये जो फर्टाइल जो ब्रैक्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे आपके, एक तो बोलेंगे लेमा, लेमा नहीं, उसको हम बोल सकते हैं पेलिया। पर ये आपने पढ़ रखा होगा। उसके बाद जो लोअर ब्रैक्ट होता है, लोअर ब्रैक्ट जो होते हैं पोएसी के अंदर, वो आपके स्टेराइल होते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्लूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्लूम। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब आप देखो, क्वेश्चन सोल्व करो। ब्रैक्ट पाए जाते हैं, तो हमने पढ़ा कि पोएसी में ब्रैक्ट पाए जाते हैं। ब्रैक्टियोल भी पाया जाता है, हमने पढ़ा कि पोएसी में ब्रैक्टियोल भी पाया जाता है। उसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर होता है, नहीं, पोएसी में जाइगोमॉर्फिक फ्लोवर होता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आपके रॉन्ग हो गया, क्योंकि पोएसी के अंदर कैसा फ्लोवर था? जाइगोमॉर्फिक फ्लोवर है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। ब्रैक्ट पाए जाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर। क्या एक्टिनोमॉर्फिक होता है? नहीं, ये भी गलत है। ब्रैक्ट पाए जाते हैं, सही बात है, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक है क्या? यूनिसेक्सुअल है? नहीं, ये भी गलत है। ब्रैक्ट पाए जाते हैं, जाइगोमॉर्फिक भी सही है, आपके बाइसेक्सुअल भी सही है, लेकिन इसने कहा कि कैलिक्स अलग है, कोरोला अलग है, दोनों आपस में फ्यूज नहीं है। जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज नहीं है तो ये पोएसी का करेक्टर ही नहीं है, क्योंकि पोएसी के अंदर पेरियंथ पाया जाता है, और पेरियंथ मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ कैलिक्स और कोरोला फ्यूज नहीं दे रखे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन होना चाहिए डिलीट। तो आरपीएस ने क्वेश्चन को कर दिया डिलीट, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन गलत है। अब अगर मुझे कोई पूछे कि इनमें से सबसे बेस्ट आंसर क्या है, तो हमें पता है कि जो पेरियंथ होता है, जो पेरियंथ होता है, इसको हम पी से लिखते हैं, इसमें दो लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो पेरियंथ यानी इसमें दो लोडिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। अब देखो, मैं आपको ये भी साथ में बता देता हूँ, इसका जो एंथर होता है, इसका जो एंथर होता है, सॉरी, जो इसका एंड्रोसियम है, सॉरी स्टेमन है ना, पोएसी के अंदर जब पोएसी फैमिली की बात आएगी तो इसके अंदर जो स्टेमन की संख्या होगी, इसमें जो स्टेमन की संख्या होगी वो आपके 3 होती है। और ये जो स्टेमन, ये जो आपके स्टेमन होता है, ये आपके वर्सेटाइल होता है। कैसा होता है स्टेमन? ये वर्सेटाइल, ये आपने पढ़ा होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा। वर्सेटाइल स्टेमन का मतलब होता है, ये जैसे कोई स्टेमन है, ये इसके ऊपर इसके जैसे कोई ये एंथर लगे हुए हैं, ये इसका इसका एंथर है। आपने देखा होगा मैक्सिमम स्टेमन के अंदर स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, तो इस एंथर के अंदर, इस पराग कोश के अंदर जो पोलन ग्रेन है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है, इसको बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जब एंथर के ऊपर, इस स्टेमन के ऊपर जो इसके जो एंथर होता है, जो पराग कोश होता है, वो अगर इसके बेसल पार्ट से लगा हुआ है, तो ये हवा के साथ में ऐसे आसानी से ऐसे हिल सकता है। जब ये हिंडुल हवा के साथ में आसानी से अपने आप को चेंज कर सकता है, तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन इजी वे में बाहर आ सकते हैं, इसको हम बोलेंगे वर्सेटाइल। इसी पोएसी फैमिली के अंदर इसकी जो कार्पल्स होती है, इसकी जो इसका जो कार्पल्स होता है, कार्पल्स के ऊपर हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर। इसको हम बोलते हैं फीदरी स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं फीदरी स्टिग्मा। अब इसकी जैसे आपने डायग्राम देखा होगा कि भाई ये जैसे इस प्रकार से होता है ना, ये आपके ऊपर वाला स्टिग्मा पार्ट हो गया, ये स्टाइल हो गया, और यहाँ नीचे ओवेरी होती है। तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं, क्योंकि पोएसी के अंदर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ से जब पोलन ग्रेन हवा से उड़ के आएगा तो स्टिग्मा के ऊपर हेयर पाए जाएंगे, ये इसको आराम से पकड़ लेंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर फीदरी स्टिग्मा पाई जाती है, और इसके अंदर जो
कार्पल्स की संख्या आपकी होती है वो 3 होती है और ये फ्यूज होते हैं। अब देखो यहाँ ये पूरा एकदम सही है, ये जो ऑप्शन नंबर 1 वाला है पूरा एकदम सही है। इन्होंने गलती केवल इतनी की कि बीच में एक्टिनोमॉर्फिक दे दिया, लेकिन पोएसी के अंदर जाइगोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होता, मतलब यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक, तो हमारा ये सही हो जाता। तो अब आपको समझ आया कैसे इसको आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, ऑप्शन को। केवल आपको पेरियंथ को देखना था, पेरियंथ को देखते ही आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाता। इसका राइट आंसर, सॉरी, इस क्वेश्चन को आरपीसी ने डिलीट किया था, लेकिन बेस्ट आंसर अगर हम देखें तो आपके ये हो सकता है ना। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल है, निम्नलिखित में से क्या सही है। कोई ज्यादा इसके ऊपर अपनी एनर्जी को यूज करो, इतना कुछ नहीं है। क्या ये सही है? अब देखो, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है आपको पता है, इसकी यूनिट है सेपल्स। इसकी यूनिट क्या होती है? पेटल्स। इसकी यूनिट क्या है? एंड्रोसियम की स्टेमन्स। और गाइनोसियम की होती है कार्पल या पिस्टिल, इसको हम बोल सकते हैं। अब आगे पूछ रखा है कि अगर जैसे कार्पल की संख्या 5 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर सभी कार्पल पांचों के पांचों फ्यूज है तो उसको मैं ऐसे कोष्टक में बंद करूंगा। ये सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसने लिखा K4, के का मतलब क्या हुआ? कैलिक्स। इसने लिखा टेपल्स, क्या कैलिक्स की यूनिट टेपल्स है? नहीं, टेपल्स यूनिट है पेरियंथ की। इसका बाद इसका मतलब यहाँ कैलिक्स की बात हो रही है लेकिन आगे यूनिट दे रखी है टेपल्स की, तो ये बात गलत है। यहाँ तक सही है। फोर फ्यूज हम मानते हैं कि 4 फ्यूज है यहाँ पर सेपल्स, लेकिन ये सेपल्स फ्यूज है, टेपल्स फ्यूज नहीं है। टेपल्स यूनिट आपकी होती है पेरियंथ की, ये गलत है। यहाँ दे रखा पेरियंथ को, बता रखा है कि पेरियंथ 4 फ्यूज है, हाँ ये बात सही है। यूनिट दे रखी है आपके कैलिक्स की, तो ये बात भी गलत है। फिर दे रखा कोरोला को, बता रखा है कि कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स, तो यहाँ लिख रखा है 4 फ्यूज पेटल्स, तो ये बात सही है। तो हमें पता है कि ओनली सी इसमें सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ओनली सी। आया समझ में क्वेश्चन ये? तो इसका राइट क्या होगा? ओनली सी। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है, 2 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हो और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको पता है कि विटेकर ने 5 किंगडम दिया था, और जो आपकी स्टिकलैंड थे इन्होंने जूलॉजी के अंदर नोमेनकल्चर के बारे में रूल दिए थे। आया समझ में? इसका मतलब ए एंड बी दोनों सही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट ग्रेड में आ रखा 2013 वाले पेपर के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन यही था 2013 वाले पेपर का। अभी तक जो हमने देखा ना 6 क्वेश्चन, ये जो 6 क्वेश्चन, ये सभी 2011 वाले पेपर के हैं, इसके बाद 2013 वाले का। की आर द टेक्सोनोमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसका रीजन ये दे रखा है, की आर द बेस ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर्स। ठीक है, तो ये आपने पढ़ रखा होगा कि जो की होती है ये आपके टेक्सोनोमी के अंदर यूज होती है। क्यों यूज होती है? आइडेंटिफिकेशन, पहचान करने के लिए, प्लांट तथा एनिमल की पहचान करने में। अब ये पहचान कैसे करती है की? तो उसके नीचे इसका प्रिंसिपल दे रखा है कि की के अंदर ये जो किस पे आधारित होती है, तो ये इसके अंदर विपरीत लक्षणों पे आधारित होती है या कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के ऊपर ये बेस होती है। इसका मतलब कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, ये बात सही है, इसका हो जाएगा ए। अब देखो यहाँ आ रहा है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या होता है, ये देखो आप। जैसे मैंने आपके सामने एक लीफ लिया ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक कोई प्लांट मिला है या आपको कोई 2 लीफ मिली है। अब आपको उस लीफ की पहचान करनी, ये लीफ मोनोकोट की है या डाइकोट की है। मोनो मतलब, और मोनोकोट में किस प्लांट की आपको ये पहचान करनी है, तो आपको दो दो लक्षणों को साथ में लेके चलना है। जैसे हमने लीफ ली, अब लीफ के अंदर क्या आपके पास 2 करेक्टर होंगे ना, एक तो होगा इस जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन होगा, एक होगा जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अब आपको ये पता पड़ गया कि हाँ इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है, तो मतलब डाइकोट की लीफ है। अब आपको और इसको अलग से करना है कि किस प्लांट की लीफ है, तो आप वापिस वहां से 2 करेक्टर लो। तो ऐसे मतलब किसी भी एनिमल के प्लांट की पहचान करने के लिए आपको 2 विपरीत लक्षणों के बीच में तुलना करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आगे की पहचान करनी पड़ेगी। इसका मतलब की पहचान में काम आती है और ये उसके विपरीत लक्षणों के ऊपर बेस होती है। तो ये दोनों सही है, ये इसके कारण की व्याख्या कर रहा है, कथन की व्याख्या कर रहा है। ये लो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड का, कि बैक्टीरिया को किस में रखा जाता है, तो बैक्टीरिया को आपके मोनेरा में रखा जाता है।
फिर ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया अपनी, ये कल वाली क्लास का है ना, ये टाइप वापस हो गया। क्लोरोफिल ए और सी किस में पाए जाते हैं, तो फियोफाइसी में पाए जाते हैं, आप सबको पता है। ये भी वापस रिपीट हो गया, ये मैंने आपको कल समझा दिया क्लास के अंदर कि आर्चिगोनियम इज कॉमन फीचर। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि आर्चिगोनियम आपके एल्गी में नहीं होती है, इसमें उगोनिया होता है, इसमें भी नहीं होती है। और आर्चिगोनिया कहाँ पाई जाएगी, आपके ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा और जिम्नो के अंदर। और इसमें एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया एब्सेंट होती है, हमने कल की क्लास में देख लिया है। ये लो वापस एक अच्छा क्वेश्चन 2013 वाले पेपर का। सिस्टेमेटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मुझे मेरा इंटरव्यू याद आ रहा, जब बॉटनी का इंटरव्यू था तो मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बताता हूँ मेरे क्या पूछा था ना। फिर दे रखा है वर्ड सिस्टेमेटिक है द ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, द वर्ड सिस्टेमेटिक फर्स्ट यूज बाय कैरोलस लीनियस। तो आपने पढ़ा होगा, जब आप टेक्सोनोमी पढ़ना शुरू करते हो, उसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ते हो टेक्सोनोमी। तो आप पढ़ते हो कि टेक्सोनोमी शब्द जो है वो डी कैंडोले ने दिया था। उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर और एक होता है आपके क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक्स टर्म जो आपके कैरोलस लीनियस ने दी थी, ये बात सही है, ये बात सही है, हाँ ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। उसके बाद उसकी अगली लाइन क्या लिखी हुई है, उसकी नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि सिस्टेमेटिक शब्द जो है वो सिस्टेमा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और सिस्टेमा शब्द एक प्रकार का लैटिन शब्द है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा, ग्रीक लैंग्वेज नहीं, ये एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब ये लाइन गलत है। सिस्टेमेटिक शब्द जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से हुआ, न कि ग्रीक से हुआ है। अब लैटिन से क्यों होता है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है, और जो डेड लैंग्वेज होती है उसका मतलब हजारों सालों बाद में भी उस शब्द का, उस टर्मिनोलॉजी का कोई मीनिंग चेंज नहीं होता, इसलिए हम लैटिन शब्द काम में लेते हैं। उसके बाद दे रखा है सिस्टेमेटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये बात भी सही है, सिस्टेमेटिक के अंदर हम उसके जैव उद्विकासीय संबंधों के आधार पर उसमें स्टडी करते हैं। तो मुझे इंटरव्यू में ये पूछा था कि हाँ कि एंगलर पेंटल का नाम सुना, तो मैंने कहा हाँ मैंने नाम सुना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन का नाम आते ही अपनी हालत खराब हो जाती है इंटरव्यू में, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, कौन सी क्लास कहाँ वो मतलब मन पड़े वो पूछ सकता है। तो उसने इतना ही पूछा कि एंगलर पेंटल का क्लासिफिकेशन किस पे बेस है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना कि एंगलर पेंटल का क्लासिफिकेशन जीवों के उद्विकासी संबंध या उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का भी मतलब ये होता है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आया समझ में। तो ये मुझे इंटरव्यू में पूछा था, और फिर उसके बाद मुझे पूछा था कि इसका एग्जाम्पल दो, कि आप कैसे एग्जाम्पल देके ये समझा सकते हो कि आपको किसी का क्लासिफिकेशन करना है, एंगलर पेंटल के अकॉर्डिंग करना है, और फाइलोजेनेटिक मतलब आपको उसके पीडी दर पीडी स्टडी करके करना है। उस समय माइंड काम करता नहीं, तो मेरे माइंड में एक ही आया कि सर मैं उस प्लांट के फॉसिल की स्टडी करके मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फॉसिल, तो उसने कहा कि फॉसिल आप लंबे टाइम तक कैसे रखोगे प्रिजर्व, मतलब फॉसिल लंबे टाइम के लिए सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो उस टाइम मुझे पता पड़ गया कि अब गेंद अब जो गेंद अपने पाले के अंदर आ गई है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि फॉसिल के ऊपर स्पोरोपोलिन पाया जाता है, जिसकी वजह से फॉसिल जो होता है वो लंबे टाइम के लिए फॉसिल के रूप जो पोलियन ग्रेन है वो लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं हम उसको। तो ये मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था। यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये अपने आप में एक लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो इसका मतलब 1 और 3 सही है। तो ये आपके कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ये आपके यहाँ पर आ रहे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये वापस कल वाली क्लास का ये वापस रिपीट हो गई क्वेश्चन। वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन, तो आपको पता है कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में नहीं होता, एल्गी में नहीं होता, फंगी में नहीं होता। और कल मैंने बताया था कि वेस्कुलर टिश्यू स्पोरोफाइट में होगा या गैमेटोफाइट में होगा। अगर स्पोरोफाइट में है तो स्पोरोफाइट में क्यों है, अगर गैमेटोफाइट में है तो गैमेटोफाइट में, सॉरी गैमेटोफाइट में क्यों नहीं होता, ये मैंने कल बता दिया सब आपको। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। व्हेन द फ्लावर आर अरेंज बेसिपिटल ऑर्डर इन इन्फ्लोरेसेंस, जब पुष्प तला विसारी क्रम में व्यवस्थित हो तो कौन सा पुष्प क्रम होगा। ये क्वेश्चन कई बार आ रखा, लैब के अंदर आ रखा, सेकंड ग्रेड में आ रखा, और ये आपको फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया। इसी क्वेश्चन को वापस पूछ रखा आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2023 वाले पेपर के अंदर। अब देखो मैं आपको इसको इजी वे में समझाता हूँ ना। जब इन्फ्लोरेसेंस की बात आएगी, तो जो पुष्प क्रम होता है प्लांट के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो आपके होता है रेसिमोस, एक का नाम होता है आपके रेसिमोस, और दूसरा जो आपके इसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं साइमोस। क्या बोलते हैं उसको, हम साइमोस बोलते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा। अब देखो इसको आप डायग्राम से समझना।
रेसिमोस का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर ये एक बनाया, मैंने फ्लोवर एक्सिस बनाया, मैंने क्या बनाया यहाँ पर एक पेडंकल बना लिया। फ्लोवर एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलते हैं। ये मैंने बना दिया, यहाँ पर एक पेडंकल बनाया। ये इसका आधारी भाग, ये इसका एपिकल या शीर्ष भाग। अब मैं कहता हूं कि इसके यहाँ पर एक फ्लोवर लगा है, इसके नीचे वाले पार्ट पे, फिर दूसरा फ्लोवर इसके यहाँ पर लगा है, तीसरा फ्लोवर यहाँ पे लगा है, चौथा फ्लोवर यहाँ पे लगा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये सबसे पहले लगा फ्लोवर नंबर 1, पुष्प नंबर 2, 3 नंबर और 4 नंबर। अभी इसके ये जो फ्लोवर एक्सिस है बीच का जो है रेड वाला, इसको हम बोलेंगे फ्लोवर एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोवर एक्सिस, या इसको हम पेडंकल बोल सकते हैं। अब मैं इधर एक और फ्लोर बना रहा हूँ, ये इसका फ्लोवर एक्सिस, यहाँ पर इसके ऊपर की ओर फ्लोर लगा, सबसे पहले इसके टिप पार्ट के ऊपर जाके फूल लगा है। अब इसके नीचे यहाँ लगा है, अब इसके नीचे यहाँ लगा है, अब इसके नीचे यहाँ पर लगा है, अब इसके नीचे यहाँ पे लगा है। इसका मतलब ये 1 नंबर फूल, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। आपको सब समझ आ जाएगा, ये है ना। अब देखो, इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि रेसिमोस पुष्पक्रम के अंदर, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लोवर एक्सिस या पेडंकल की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि इसके टर्मिनल पार्ट के ऊपर फ्लोवर नहीं लगा है, इसलिए ये ऐसे कंटिन्यू वे के इसकी ग्रोथ ऐसे होती रहेगी। ये बात सही है? तो रेसिमोस में क्या होती है? ऐसे इसकी इन्फिनाइट या इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है फ्लोवर एक्सिस की। क्यों होती है? क्योंकि इसके टिप पार्ट के ऊपर अभी तक फ्लोवर नहीं लगा है। जब साइमोस की बात आएगी तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ये जो फ्लोवर एक्सिस है उसके टिप पार्ट पर ही सबसे पहले जाके फूल बन जाता है। अब इसकी ग्रोथ यहाँ पे रुक गई, आगे ग्रोथ नहीं होगी। इसका मतलब बाकी वाले फ्लोर इसके नीचे लगेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मुझे बताओ सबसे ओल्ड फ्लोवर कौन सा है, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सबसे ओल्ड फ्लोवर कौन सा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले फ्लोवर ये लगा था, तो ये सबसे ओल्ड फ्लोवर है। कैसा है? ये सबसे ओल्ड फ्लोवर है। अब मैं पूछूं सबसे न्यू फ्लोवर कौन सा है, तो आप कहोगे सर जो ये 5 नंबर का फ्लोवर है ये सबसे न्यू फ्लोवर है। अब देखो ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना, ये इसका एपिकल पार्ट ऊपर वाला, नीचे वाला बेसल पार्ट। इसका मतलब हम जब ऊपर से नीचे आएंगे, हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, इसका मतलब हम जब एपिकल से बेसल पार्ट की ओर आते हैं, मतलब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, इसको हम सॉरी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लोवर के लगने का जो सीक्वेंस होता है, जो उसका क्रम होता है, वो जो उसका क्रम होता है, वो क्रम होता है पहले उसके सबसे टिप पार्ट लगेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, मतलब आधार की ओर जाते हैं। और जब कोई सीक्वेंस, जब कोई क्रम आधार की ओर होता है उसको हम बोलते हैं बेसिपिटल। क्या बोलते हैं उसको? हम बेसिपिटल बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे आपके बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल अरेंजमेंट मतलब इसको बोलेंगे तलाभिसारी। क्या बोलेंगे इसको हम? तलाभिसारी। मतलब हम फूल इसमें तल की ओर जा रहे हैं, इसको बोलेंगे तलाभिसारी। और इसमें क्या होगा? इसमें आप बोलोगे ये सबसे न्यू, ये सबसे ओल्ड फ्लावर होगा क्योंकि सबसे पहले बना था। ये सबसे आपके न्यू वाला फ्लावर होगा क्योंकि सबसे बाद में बना है। इसका मतलब इसमें फ्लावर नीचे से बनना शुरू होते हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसको बोलेंगे हम एक्रोपिटल। क्या बोलेंगे हम? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल। हिंदी में बोलेंगे हम इसको, हम अग्रभिसारी। क्या बोलेंगे? अग्रभिसारी। अब आपको समझ में आया? अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। आर का मतलब होता है रन, मतलब जो कंटिन्यू वे में रनिंग कर रहा है, आगे भागता हुए जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब इसमें पुष्पावली वृंत की ऐसे वृद्धि कंटिन्यू रनिंग वे के अंदर हो रही है। आया समझ में? और वो साइमोस हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? इसने पूछा है कि तलाभिसारी मतलब बेसिपिटल ऑर्डर के अंदर फ्लोवर किसमें पाए जाते हैं, तो आपने पढ़ लिया कि बेसिपिटल ऑर्डर में साइमोस के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा साइमोस। बाकी वाले आपने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस यूफोरबिएसी के अंदर पाया जाता है, ये आपका रेसिमोस हो गया। और जो वर्टिसिलिस्टर होता है ये आपके लेमिएसी या लेबिएटी फैमिली का करेक्टर है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो कि फर्टाइल स्टेमन इज, मतलब इसने पूछा कि फर्टाइल स्टेमन को क्या कहेंगे। अब फर्टाइल स्टेमन का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्टेमन जिसके अंदर, अब स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट होता है। इसका मतलब जिसके अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण नहीं होता उसको बोलेंगे फर्टाइल स्टेमन। अब बात आती है, सॉरी ये है ना फर्टाइल नहीं, ध्यान रखना ये स्टेराइल है ना, ये गलत हो गया है। स्टेराइल है ये, स्टेराइल मतलब बंधे। ये वंदे नहीं है, बंधे है। मतलब बंधे पुंकेसर
या स्टेराइल स्टेमन को हम क्या बोलेंगे? तो जब स्टेराइल की बात आती है, जब स्टेराइल की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना, अगर बात स्टेमन की आती है, अगर बात आती है स्टेमन की आती है, और अगर बात आती है आपके कार्पल या पिस्टिल की आती है, कार्पल या इसको हम बोल सकते हैं पिस्टिल, तो आपको पता है कि ये तो आपके मेल के अंदर है। अगर स्टेमन स्टेराइल है, इसको हम बोलेंगे स्टेमिनोइड। क्या बोलेंगे इसको हम? स्टेमिनोइड। तो इसको हम बोलते हैं आपके स्टेमिनोइड बोलते हैं। और अगर पिस्टिल या जो कार्पल अगर स्टेराइल है, इसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट। इसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट। पिस्टिलेट आया समझ में? अब इसके बाद तो ये तो हो गया, इसका स्टेमिनोइड होगा, ये आपको पता है स्टाइल क्या है, स्टिग्मा क्या है। अब एक टर्म आती है सिन एंड्रेस। अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आपके सिलेबस के अंदर इस बार एक टॉपिक ऐड हुआ है कि ऐसा कुछ है मॉर्फोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं, सॉरी, सेमी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ये मतलब मॉर्फोलॉजी से संबंधित इस बार ऐड हुआ है। उसका मतलब ये सेमी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, स्टेमिनोइड का मतलब क्या होता है, सिन एंड्रेस का मतलब क्या होता है, सिन जेनेसिस का मतलब क्या आता है, ये सब मतलब इसके अंदर ये टॉपिक आएंगे। अब देखो आप, सिन एंड्रेस का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि एक स्टेमन के अंदर, जब हम स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन के अंदर 3 पार्ट होते हैं ना, पढ़ रखिएगा ना। सबसे ऊपर वाला जो होगा वो आपके एंथर लोब होगा, एंथर लोब होगा। उसके नीचे जो होता है वो उसका कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये आपने पढ़ा होगा, उसका कनेक्टिव टिश्यू होता है। और जो सबसे नीचे होता है ऐसे लंबा सा, वो उसका फिलामेंट होता है, वो उसका फिलामेंट होता है। कहने का मतलब ये आपने डायग्राम ऐसे आपने देख रखा होगा। तो यहाँ पर ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपका फिलामेंट है, ये आपके एंथर लोब है। कनेक्टिव टिश्यू, एंथर लोब और फिलामेंट को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब देखो सिन एंड्रेस का मतलब क्या है, ये मैं आपको बाद में, अब इससे पहले एक शब्द आता है सिन जेनेसिस। क्या आता है? सिन जेनेसिस। सिन जेनेसिस, यहाँ पर भी हम, ये दोनों स्टेमन के रिगार्डिंग टर्म है। अब देखो इस सिन एंड्रेस का मतलब है ये जो एंथर लोब और जो फिलामेंट है, ये इसको मैं आपको कैसे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक स्टेमन बनाया, ये 2 स्टेमन, 3 स्टेमन, 4 स्टेमन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसके सबके ऊपर एंथर लोब है। जब किसी स्टेमन के अंदर इसके फिलामेंट तथा इसके जो एंथर लोब है दोनों एक साथ में फ्यूज हो, वापिस से सुनना, जब किसी स्टेमन के अंदर फिलामेंट तथा जो एंथर लोब है ये दोनों ही एक साथ में फ्यूज हो, क्या हो? दोनों ही एक साथ में फ्यूज हो। तो आप देखो यहाँ पर ये जो नीचे वाले फिलामेंट पार्ट है, ऊपर वो जो एंथर लोब वाला पार्ट है, दोनों एक साथ में फ्यूज है, इसको हम बोलेंगे सिन एंड्रेस। और क्वेश्चन पूछा हुआ कि सिन एंड्रेस किस फैमिली की विशेषता है, तो आपके ये हो जाएगी कुकर बिटेसी की। किसकी हो जाएगी? कुकर बिटेसी फैमिली की, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, ये कुकर बिटेसी के अंदर। दूसरा आता है सिन जेनेसिस। सर क्या मतलब होगा? आप देखो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब आप इसको ले सकते हो ना रिप्रोडक्शन के सेंस में। तो जेनेसिस अगर हम इसको रिप्रोडक्शन के सेंस में ले रही है, तो रिप्रोडक्शन, मुझे बताओ रिप्रोडक्शन कौन करेगा? तो आपको पता है कि सर पोलन ग्रेन करेगा। पोलन ग्रेन कहाँ पाया जाएगा? तो आपको पता है कि पोलन ग्रेन एंथर लोब के अंदर होता है ना, एंथर लोब में होता है। तो जब किसी स्टेमन के अंदर नीचे जो फिलामेंट है वो तो ऐसे फ्री पड़े है, फिलामेंट है वो तो फ्री है, लेकिन इसके ऊपर के जो एंथर लोब है ये सभी आपस में फ्यूज है, इसको बोलेंगे सिन जेनेसिस कंडीशन। दोनों में डिफरेंट क्या है? यहाँ पर फिलामेंट तथा एंथर लोब दोनों फ्यूज है, तो सिन एंड्रेस कुकर बिटेसी। सिन जेनेसिस क्या है? जब फिलामेंट तो फ्री है, लेकिन जो एंथर लोब है वो आपस में फ्यूज है। ये पाई जाती है आपके एस्टेरेसी फैमिली के अंदर, या इसका दूसरा नाम होता है कंपोजिटी फैमिली, आपने पढ़ रखा होगा। अब देखो फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे जब एग्जाम के टाइम, अभी आपको समझ आ गया है, लेकिन एग्जाम टाइम आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। तो देखो 2 शब्द है, सिन एंड्रेस, दूसरा है सिन जेनेसिस। इसको याद ऐसे रखो, जेनेसिस का मतलब हम लेते हैं रिप्रोडक्शन, लेते हैं किसे लेते हैं? रिप्रोडक्शन से, मतलब आया समझ में? तो जेनेसिस का मतलब रिप्रोडक्शन से है। रिप्रोडक्शन कौन करेगा प्लांट के अंदर? सर पोलन ग्रेन करेगा। पोलन ग्रेन कहाँ पाए जाएंगे? एंथर लोब के अंदर। सिन का मतलब होता है फ्यूजन होना, तो जब केवल एंथर लोब का फ्यूजन होता है उसको बोलेंगे सिन जेनेसिस, और ये एस्ट्रेसी फैमिली की विशेषता हमारा आगे क्वेश्चन आएगा। और सिन एंड्रस ये कुकर बिटेसी में, इसमें फिलामेंट और एंथर लोब दोनों फ्यूज होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो सिलेबस में दे रखा है सेमी टेक्निकल टर्म्स रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी, वो भी आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि उसका मतलब ये होता है कि सिनएंड्रस क्या है, स्टिमनोइड किसे बोलेंगे, सिनजेनेसिस किसे बोलेंगे, तो ये सेमी टेक्निकल टर्म होती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप। इसने कहा कि ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन, ड्रूप प्रकार का फ्रूट किसमें पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सोल्व करो। अब देखो मैं एक बार बता देता हूँ। जब बात आती है बनाना की, तो बनाना के अंदर जो फ्रूट होता है उसको हम बोलेंगे बेरी फ्रूट। क्या बोलेंगे उसको हम? बेरी बोलते हैं। आपने फ्रूट पढ़ा होगा। जब एप्पल की बात आती है तो जो एप्पल का जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं पोमे। क्या बोलते हैं उसको हम? पोमे बोलते हैं। अब इस पोमे फ्रूट का मतलब क्या, आप देखो, पोमे फ्रूट उस फ्रूट को बोलेंगे जिसके अंदर, हाँ, जिसके अंदर, एक मिनट, हाँ, पोमे फ्रूट जो होता है आपके एप्पल, इसके अंदर जो एडिबल पार्ट होता है, इसके अंदर जो एडिबल पार्ट होता है ये आपके होता है इसका फ्लेशी थैलेमस होता है। जो उसका थैलेमस वाला पार्ट होता है ये आपके एडिबल होता है, थैलेमस, ये इसका एडिबल पार्ट होता है। इसके अंदर जो इसका जो सेंट्रल पार्ट है, आपने एप्पल खाया होगा, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है एप्पल का, जो सेंट्रल पार्ट होता है ये आपके हार्ड होता है। ये कैसा होता है? हार्ड होता है। आपने एप्पल खा के देखा होगा। अब आप देखो, ये जो सेंट्रल पार्ट होता है एप्पल का जो हार्ड होता है, ये आपके बना होता है ओवरी से। किससे बना होता है? ओवेरी से। मुझे बताओ, हम एप्पल के सेंट्रल पार्ट को खाते हैं या उसके जो ऊपर जो उसका फ्लेशी पार्ट हम वो खाते हैं? तो हमें पता है कि उसके ऊपर जो फ्लेशी पार्ट होता है हम वो खाते हैं। वो आपके बनता है थैलेमस से। तो जब किसी प्लांट का एडिबल पार्ट ओवेरिसी ने बनकर पुष्प के किसी और पार्ट से बना हो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इसका मतलब जो जो आपका एप्पल होता है ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार से फॉल्स फ्रूट है। देखो फॉल्स फ्रूट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एप्पल का कुछ पार्ट जो जो अंदर वाला होता है जो एडिबल नहीं होता है वो तो ओवेरी से बना हुआ, वो तो ट्रू फ्रूट मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ में फ्लोवर का कोई और पार्ट भी उस फ्रूट के साथ में अटैच होता है जिसको हम थैलेमस कहते हैं। उस थैलेमस से उस एप्पल का जो हम खाने योग्य भाग होता है वो बनता है, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अब एप्पल के बाद में अगला आता है मैंगो और कोकोनट। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि मैंगो के अंदर ड्रूप फ्रूट पाया जाता है तथा कोकोनट के अंदर भी ड्रूप फ्रूट होता है। हमने ड्रूप फ्रूट की डेफिनेशन देखी थी कि ऐसा फ्रूट जिसके अंदर 3 लेयर होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो आपने देखा होगा कि मैंगो के अंदर भी मीजोकार्प होता है, एपिकार्प होती है बाहर वाली, नीचे और जो अंदर वाली होती है एंडोकार्प होती है। कोकोनट के अंदर भी बाहर होती है एपिकार्प, नीचे होती है मीजोकार्प, उसके नीचे होता है एंडोस्पर्म या जो उसकी एंडोकार्प। तो एंडोकार्प होती है वो यहाँ खाने योग्य होती है, यहाँ मीजोकार्प होती है खाने योग्य मैंगो के अंदर। तो यहाँ इन्होंने पूछा ड्रूप फ्रूट का, तो ड्रूप का एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो तथा कोकोनट। फिर पूछा है टोमेटो तथा ब्रिंजल। तो आपको अच्छे से याद होगा, सोलेनेसी फैमिली के अंदर या सोलेनेसी फैमिली के जो जो प्लांट फ्रूट बनाएंगे उन फ्रूट को बोलेंगे हम बेरी फ्रूट। क्या बोलेंगे हम? बेरी फ्रूट बोलेंगे। तो आपको पता है कि टोमेटो तथा ब्रिंजल जो होते हैं, जो आपके ये एग प्लांट मतलब टमाटर तथा बैंगन, इनका जो फ्रूट होगा उसको हम बोलेंगे बेरी। क्या बोलेंगे इसको हम? बेरी फ्रूट बोलते हैं। फिर अगला आता है गेहूं तथा चावल। तो आपको पता है कि व्हीट एंड राइस जो होते हैं ये पोएसी फैमिली के एग्जाम्पल है, और पोएसी फैमिली के फ्रूट को बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? तो गेहूं तथा चावल के फ्रूट को हम बोलेंगे कैरियोप्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम? कैरियोप्सिस बोलते हैं। तो हर फैमिली का एक स्पेशल फ्रूट होता है, उसको आप ध्यान रखना। हर फैमिली का एक स्पेशल फ्रूट उसका नाम है। जैसे हमने पढ़ा ना, यहाँ पर आपके पोएसी का कैरियोप्सिस है, सोलेनेसी का बेरी होता है, कुकुरबिटेसी का पेपो होता है, एस्ट्रेसी का सिप्सेला होता है, और लेग्यूमिनेसी का आपके जैसे लोमेंटम होता है, लोम होती है, वहां पर ये फली पाई जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। निम्नलिखित में से कायिक संवर्धन, अच्छा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा है, स्पेस ज्यादा छोड़ दिया। इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप लोग। तो आपको बिल्कुल सिंपल है, क्या पूछा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सीड भाग लेता है। सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है।
सेकंड ऑप्शन आओ, गैमीट, गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी गलत है। थर्ड आओ, राइजोम तथा गैमीट, हाँ राइजोम बात, लेकिन गैमीट नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। और आगे दिया था रनर्स तथा राइजोम, हाँ ये बात सही है। अब इसको समझो, रनर्स क्या है, पहले देखो रनर क्या है, ये देखो सबसे पहले ना, जब रनर्स की बात आती है तो ये कुछ नहीं होती, एक वीक स्टेम होता है। ये किसको बोलते हैं, वीक स्टेम को बोलते हैं रनर्स। ये आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा स्टेम के मॉडिफिकेशन में। ये वीक स्टेम होता है। ये ग्रो कहाँ करता है, तो ये आपके ग्रो करता है एबो द सोइल, या ये अंडर, ये जो होता है ये आपके एबो द सोइल, मैं हिंदी में बताता हूँ, सोइल के ऊपर ये आपके सोइल के ऊपर ग्रो करता है, सोइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रूप से, सोइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करता है ना। मैं आगे आपको डायग्राम बता दूंगा। दूसरा इसकी क्या विशेषता है, ये जो स्टेम होता है ये आपके थिन होता है। कैसा होता है, थिन होता है। इस स्टेम के अंदर क्या क्या होता है, इस स्टेम के अंदर जो इंटरनोड होते हैं, जो इसके इंटरनोड होते हैं, ये इसके आपके कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इंटरनोड कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इस स्टेम पे जहाँ पे नोड बनती है, जहाँ पे नोड्स बनते हैं वहां से रूट निकलती है, और जहां से रूट निकलेगी फिर वहां से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। रनर्स का एग्जाम्पल क्या क्या, तो एक एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है, और दूसरा इसका होता है दूब ग्रास, जिसको हम साइनोडोन बोलते हैं। ये आपके हो गया रनर्स के अंदर। दूसरा राइजोम, राइजोम क्या है, तो जब राइजोम की बात आएगी, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। कैसा स्टेम है, अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ये जो स्टेम होता है ये आपके थिक होता है। कैसा होता है, थिक स्टेम है। अब और इसका जो इंटरनोड होता है, इसका जो इंटरनोड होता है, अब जब ये थिक है तो इसका जो इंटरनोड होता है वो स्मॉल होता है, मतलब ज्यादा ऐसे लंबा नहीं होता है। और इस राइजोम में जहां पर नोड निकलेगी, उस नोड के ऊपर क्या बनेगी, वहां से रूट बनेगी, और रूट आगे चलकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगी। अब देखो दूसरी विशेषता, राइजोम का काम क्या है, ये देखो राइजोम के फंक्शन की बात आएगी तो इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोरेज करना। किसको स्टोर करना, फूड को स्टोरेज करना। क्योंकि ये क्या, ये ऐसे थिक होता है ना, ये राइजोम, ये मोटा तना, ये फूड को संग्रह करते हैं। इसके जब एग्जाम्पल की बात आएगी तो आपके एक इसमें आ जाएगी आपकी जिंजर आ जाएगी, एक इसमें आपके जिंजर आ जाएगी, और टर्मेरिक मतलब हल्दी इसमें आ जाएगी, और टर्मेरिक सॉरी अदरक, टर्मेरिक और जिंजर, अदरक और हल्दी इसमें आ जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रनर्स के स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तथा दूब ग्रास साइनोडोन। अब आप देखो ये भी स्टेम है, वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये पतला स्टेम होता है जो सोइल के ऊपर ग्रो करता है, ये ग्रो ऐसे करेगा, जैसे यहाँ पर ये कोई प्लांट था, फिर ये स्टेम, ये स्टेम यहाँ ग्रो करेगा सॉइल के ऊपर, फिर वापस यहाँ से रूट बनेगी, ये ऊपर लीफ बनेगी, फिर ये वापस और हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है मतलब क्षैतिज रूप से, यहाँ वापस रूट बनेगी, ये फिर वापस ऊपर की ओर ग्रो करेगा। राइजोम जो होगा वो सॉइल के अंदर होगा। आया समझ में। जब जब राइजोम शब्द आए तो ध्यान रखना अंडरग्राउंड स्टेम का दूसरा नाम है राइजोम। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ये कई बार बता रखा आज की क्लास में भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैरियोप्सिस इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्ट्रेसी। क्या कैरियोप्सिस जो फ्रूट होता है, जो कैरियोप्सिस फ्रूट होता है, ये एक फ्रूट का नाम है कैरियोप्सिस। मैंने अभी बताया था कि ये पोएसी का फ्रूट है। क्या ये एस्ट्रेसी का है, नहीं। एस्ट्रेसी के फ्रूट का नाम होता है सिप्सेला। क्या होता है, इसके फ्रूट को हम बोलेंगे सिप्सेला। और जो आपके कैरियोप्सिस होता है ये आपके होता है पोएसी का। इसका होता है ये पोएसी का। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला पूछा है लोडिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन पोएसी। हमने अभी पढ़ा था पेरियंथ को हमने लोडिक्यूल्स बोला था, तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। फिर पूछा है फ्लोवर आर एपिगाइनस इन इन एपीएससी। हाँ ये बात भी सही है कि एपीएससी के अंदर एपिगाइनस फ्लोर होता है, ये बात भी सही है। अभी आपको बताता हूँ एपिगाइनस हाइपोगाइनस क्या है। इसका मतलब पूछा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें पता है कि ऑप्शन 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। अब इधर आओ, मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इपिगाइनस, एक तो होता है इपिगाइनस फ्लोवर,
और दूसरा आपके होता है हाइपोगाइनस फ्लोवर। इपिगाइनस फ्लोवर और हाइपोगाइनस फ्लोवर, इसको समझो, मैं आपको इसको इजी वे में समझाता हूँ। देखो आप, अब देखो क्या कॉमन शब्द क्या है, इधर भी फ्लोवर है इधर भी फ्लोवर है। यहाँ आ रहा है गाइनस, गाइनस, इस गाइनस का मतलब क्या हुआ, गाइनोसियम। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, इस गाइनस का मतलब हम ले सकते हैं ना गाइनोसियम। यहाँ पर क्या है गाइनस, इस गाइनस का मतलब क्या होगा, गाइनस का ही मतलब होता है गाइनोसियम। समझ लेना, आप आगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ दिया हुआ ईपी, क्या शब्द दे रखा, ईपी, इस या ईपी या एपी, इसका मतलब होता है ऊपर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस ईपी का मतलब है ऊपर। यहाँ मैंने लिखा हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, तो मैंने यहाँ लिख लिया ये नीचे, हाइपो का मतलब होता है नीचे। बताओ फ्लोर में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। हमने गाइनोसियम को यहाँ पे लिख दिया। दूसरा क्या बचा इसके पीछे, दूसरा बचा यहाँ पर आपके आपके एक बचा कैलिक्स, एक बचा कोरोला, एक बचा एंड्रोसियम। हमने गाइनोसियम को लिख दिया, बाकी वाले फ्लोर के पार्ट कौन कौन से हैं, तो आपको पता है सर, एक होता कैलिक्स, सॉरी, बाहर वाला कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोसियम। अब आप देखो यहां पर, अब इसको देखो, आपको पढ़ना है ऐसे, गाइनोसियम के ऊपर पाए जाते हैं कैलिक्स, मतलब पुष्प के अदर पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। गाइनोसियम के नीचे पाए जाते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। इसका मतलब यहाँ पर गाइनोसियम जो जो आपका, मैं इसको बोल सकता हूँ ओवेरी, या मैं इसको भाई फीमेल पार्ट को मैं ओवेरी भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, एपी गाइनस फ्लोवर के अंदर गाइनोसियम के ऊपर पाए जाते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। हाइपोगाइनस के अंदर गाइनोसियम के नीचे पाए जाते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। इसका मतलब जो एपीगाइनस फ्लोवर होता है, अब आप इसका उल्टा कर दो, जो एपीगाइनस फ्लोवर होता है इसके अंदर जो ओवेरी होगी वो आपके इंफीरियर होगी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ओवेरी या गाइनोसियम के ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम पाए जाते हैं। जब फ्लोवर के ये 3 पार्ट ऊपर आ गए, फीमेल पार्ट नीचे आ गया, इसका मतलब ओवेरी नीचे आ गई। तो जब ओवेरी नीचे आती है तो उसको बोलेंगे इंफीरियर ओवेरी। और जब हाइपोगाइनस फ्लोवर की बात आती है तो उसको ऐसे पढ़ना, गाइनोसियम के नीचे पाए जाते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, मतलब गाइनोसियम ऊपर पाया जा रहा है। अगर गाइनोसियम ऊपर है तो ये हो जाएगा सुपेरियर ओवेरी। और दूसरा देखो, अब मैं ट्रिक बताता हूँ, इसका उल्टा करना। अब कोई पूछे ना कि एपीगाइनस फ्लोवर में ओवेरी कैसी होगी, सुपेरियर या इन्फेरियर, तो इस नाम को देखो क्या, एपीगाइनस, कुछ नहीं याद करना है, एपीगाइनस यानी ईपी का मतलब ऊपर है, तो ओवेरी को नीचे लेके आ जाओ। हाइपोगाइनस फ्लोवर की बात हो रही है, अगर हाइपोगाइनस फ्लोवर है तो हाइपो का मतलब नीचे है, तो ओवेरी को ऊपर लेके जाओ। आया समझ में। और बाकी ये सबसे सिंपल तरीका है। गाइनोसियम, गाइनोसियम के यहाँ बीच में लगा देना, के है ना, गाइनोसियम के ऊपर पाए जाते हैं कैलिस, कोरोला, एंडोसियम, बीच में लगाना के। गाइनोसियम के नीचे पाए जाते हैं कैलिस, कोरोला, एंडोसियम। आया समझ में। तो इसके अंदर ये दोनों सही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मिलाओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। ये क्वेश्चन आप मिलाओ और अच्छे से आपका सोल्व हो जाएगा। तो मुझे पता है कि जैसे इसमें अपन देखते हैं पोएसी के बारे में ना, पोएसी फैमिली के बारे में मुझे पता है कि स्पाइकलेट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो आपके सी का हो जाएगा इसके सामने, सी का राइट हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद मुझे पता है इसके बारे, मुझे ये समझ आ रहा है, जो सिनजेनेसिस स्टेमन होता है ये आपके पाया जाता है एस्टेसी के अंदर, तो सिनजेनेसिस का हो जाएगा आपके 4 नंबर। ठीक है। और पहले अपन देखते हैं, अगर आपको और भी आ रहा है वो भी मिला दो। जैसे स्टाइलोपोडियम जो होता है ये आपके होता है, इस अम्बेलिफेरियम होता है, ये इसका दूसरा अम्बेलिफेरी, इसके अंदर होता है स्टाइलोपोडियम, ये 3 नंबर है। अभी मैं आगे बताऊंगा स्टाइलोपोडियम क्या है। पीछे बस एक ही बचा, रेननक्लेसी, रेननक्लेसी के अंदर एपोकार्पस ओवेरी होती है। तो मिला दो, ए का हो जाएगा 3 नंबर, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस ये सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे सोल्व होते हैं। ए का 3rd नंबर, सेकंड एस्टेसी का हो जाएगा 4th नंबर, सी का हो जाएगा 2 नंबर, रैंडम क्लोसी का 1 नंबर। अब आप सोल्व करो, देखो बाकी सब आपको पता है, मैंने बताया, एक टर्म नया आया स्टाइलोपोडियम क्या, देखो आप,
अब एक टर्म आती है स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम, अब आपके जो है ना ये सिलेबस में सेमी टेक्निकल टर्म मॉर्फोलॉजी की, इसका मतलब यही स्टाइलोपोडियम एक सेमी टेक्निकल टर्म है। अब देखो स्टाइलोपोडियम नंबर एक कहाँ पाई जाएगी, तो ये आपके एपीएससी फैमिली के अंदर, एपीएससी फैमिली के अंदर, और एपीएससी के साथ में इसका दूसरा नाम है, ओल्ड नेम है अम्बेलिफेरी। ये अम्बेलिफेरी के अंदर स्टाइलोपोडियम क्या होती, कहाँ पाई जाती, इसकी लोकेशन क्या है, तो देखो आप इसकी लोकेशन ये कहाँ पर पाई जाती है, तो जब स्टाइलोपोडियम की बात आएगी, इसकी जो लोकेशन आपकी होती है, इसकी जो लोकेशन होती है वो आपकी होती है ओवेरी के ऊपर की ओर, ओवेरी के ऊपर की ओर। इसका मतलब जैसे हमने ये बनाया, ये हमारी हमने बनाई ओवेरी है ना, ये एपीएससी की। अब आपको पता है कि ये हो गया स्टिग्मा पार्ट, ये स्टाइल, ये ओवेरी। हम कह रहे हैं स्टाइलोपोडियम ओवेरी के ऊपर पाई जाती है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं स्टाइल के बेस पर, स्टाइल के आधार पर, स्टाइल के आधार पर। इसका मतलब यहाँ पर ये पाई जाती है ना, यहाँ पर ओवेरी के बेस पर, सॉरी ओवेरी के ऊपर की ओर, और स्टाइल के आधार पर। ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये एक फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, एक स्वेलन स्ट्रक्चर है, ये एक फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक स्वेलन स्ट्रक्चर है। तो ये एक स्टाइलोपोडियम है। काम क्या है इसका, इंपॉर्टेंट ये है, अभी किसी एग्जाम में नहीं आ रखा लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर बनता है, अगर एक क्वेश्चन आ सकता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन होता है ये नेक्टर का सीक्रेशन करती है, नेक्टर का स्त्रावन या सीक्रेशन। अब आपको पता है कि नेक्टर किस में काम आएगा, तो आपको पता है जो नेक्टर होता है वो पॉलिनेशन के अंदर काम आता है, मतलब पॉलिनेटर जो होते हैं, जो इंसेक्ट है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने में ये काम आता है, मतलब कीटों को अट्रैक्ट करने में। मधुमक्खियां कहाँ जाएगी, वहीं जाएगी जहां पर नेक्टर होगा। तो एपीएससी के अंदर स्टाइलोपोडियम होने की वजह से इसमें एंटोमोफिली प्रकार का पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इसमें पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए स्टाइलोपोडियम द्वारा नेक्टर का सिक्रेशन किया जाता है। सर क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है इस स्टाइलोपोडियम से, ये 1000 बार पूछ रखा है, किस फैमिली का करेक्टर है, कहाँ पर पाया जाता है नहीं पूछा, मैंने बता दिया ओवेरी के ऊपर या उस स्टाइल के आधार पे पाया जाता है। फंक्शन क्या है, नेक्टर का सीक्रेशन, क्या हेल्प करेगा पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने में, मतलब जो कीट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने में काम आता है। तो ये आपके हो गया, पूरा सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है सब फैमिली को तो। चलो हम देखते हैं ना क्वेश्चन। देखो इधर ये पूछ रखा है, इन डिफरेंट जेनरा ऑफ विच फैमिली, यहाँ ये फैमिली दे रखी है, मोर देन वन टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, नेमली इसने कहा कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके अंदर, जैसे एपीएससी के एग्जांपल आएंगे, एसटीसी में प्लांट अलग अलग आएंगे, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फैमिली के अंदर अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं, जिसमें मार्जिनल भी होगा, एक्सियल भी होगा, और बेसल टाइप का भी होगा। तो बेसल टाइप का भी होगा, मतलब अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटेशन किसमें पाए जाते हैं। अब जब एपीएससी की बात आती है, ध्यान रखना, जब एपीएससी की बात आएगी तो आपके एपीएससी के अंदर पाया जाता है एक्सियल प्लेसेंटेशन। कौन सा पाया जाता है, मतलब अक्षीय। जब एसटीसी की बात आती है तो एसटीसी में आपके होता है बेसल। कौन सा होता है, बेसल। और जब आपके पोइसी की बात आती है तो पोइसी के अंदर बेसल भी है, और कुछ बुक के अंदर इसको मार्जिनल भी बता रखा है ना, मार्जिनल भी बता रखा है, क्योंकि ये होता तो आपके बेसल है लेकिन दिखता है मार्जिनल की तरह। और जो रेननक्लेसी होती है, इस रेननक्लेसी में 3 प्लांट आते हैं। एक प्लांट का नाम है रेननक्लस, एक प्लांट का नाम है रेननक्लस, इस रेननक्लस के बाद में एक इसमें प्लांट आता है डेल्फिया, डेल्फिनियम शायद, डेल्फिनियम। और एक इसमें प्लांट आता है नेजा, नेजा करके, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, नेजा करके ऐसा कुछ प्लांट या नाइजिया करके है। ये जो आपके रेननक्लस प्लांट है, रेननक्लेसी का, इसके अंदर जो आपके प्लेसेंटेशन होता है, रेननक्लेसी इसके अंदर होता है आपके बेसल होता है, इसमें पाया जाता है बेसल प्लेसेंटेशन। आपका जो डेल्फिनियम प्लांट होता है, उस डेल्फिनियम के अंदर आपके पाया जाता है, इस डेल्फिनियम प्लांट के अंदर होता है मार्जिनल। कौन सा होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। और एक आपके नेजा करके ऐसा कुछ प्लांट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस प्लांट के अंदर आपके पाया जाता है ये एक्सियल टाइप का। तो सोल्व हो गया ना।
कि रेननक्लेसी फैमिली के अंदर एक से अधिक प्रकार के बीजा अंडान्यास पाए जाते हैं। इसके रेननक्लेस प्लांट में पाया जाएगा बेसल, डेल्फिनियम में पाया जाएगा मार्जिनल, और इसका एक नेजा का के प्लांट होता है उसमें होगा आपके एक्जियल। नेजा का मुझे पूरा सही नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आपको इसके साथ में ये भी हो गया कि ए से एपीएससी, एपीएससी में एक्जियल, एसटीएससी में बेसल, ओईसी में बेसल और मार्जिनल दोनों, मतलब होता बेसल लेकिन दिखता है मार्जिनल की तरह। और मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसका फीचर है? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली का ये विशेषता होती है। और रेननक्लेसी में एक से अधिक प्रकार के बीजांडान्यास पाए जाते हैं। मार्जिनल पाया जाएगा, बेसल पाया जाएगा और एक्जियल पाया जाएगा। अब कोई ऐसे पूछ लेना कि रेननक्लेसी के अंदर कौन सा बीजांडान्यास सबसे प्रमुख है, क्योंकि यहाँ 3 पाए जा रहे हैं। तो रेननक्लेसी फैमिली का जो नाम पड़ा वो रेननक्लेस प्लांट के द्वारा पड़ा है। इस प्लांट के कारण इस प्लांट में आपके बेसल होता है, तो आपका आंसर भी बेसल होगा। और यहाँ इसका आंसर होगा आपके रेननक्लेसी फैमिली, जिसके अंदर एक से अधिक, ये पूछा ना, इन डिफरेंट जेनेरा डिफरेंट टाइप रिलेशनशिप। तो रेननक्लेसी के अंदर डिफरेंट जेनेरा में डिफरेंट टाइप का होता है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि विटेकर भाई द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया? तो किसमें रखा गया? मोनेरा के अंदर रखा गया। ये भी वापस आ गया आपके फ्लावर से, सॉरी आपके फ्रूट से आया है। इसकी जो फ्रूट की टेबल है मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से लिख देना कौन से फ्रूट का कौन सा पार्ट यूज होता है और उस फ्रूट का क्या नाम होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आज लाना भूल गया, या मैं आपको कल बता दूंगा ये साथ में। ये आपके होता है अनार। आपको पता है कि अनार के अंदर उसका जो जूसी टेस्टा होता है, पूछा क्या है, फल एवं खाने योग्य भाग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनार के अंदर उसका जूसी टेस्टा होता है, वो हमारे खाने योग्य, ये सही बात है। अभी पढ़ना हमने, ये लैब के अंदर आ रखा है कि एप्पल का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है, तो इसका ये फ्लेसी थैलेमस होता है। लीची का हमें पता है उसका एरिल कार्प आता है। क्या कोकोनट के अंदर आप मीजोकार्प खाते हो या उसके अंदर का आप एंडोस्पर्म खाते हो जो उसके एंडोकार्प से बनता है? मीजोकार्प से कोकोनट के फाइबर बनते हैं जिसको हम कोरी बोलते हैं। तो कोकोनट के अंदर खाने योग्य भाग क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म आपके एंडोकार्प का एग्जाम्पल है, मतलब वो उसका सबसे अंदर वाला पार्ट है। क्योंकि मीजोकार्प से इसके फाइबर बनते हैं। क्या बनते हैं? फाइबर। फाइबर को खाने योग्य भाग थोड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर वापिस पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्टिसिलियस्टर पुष्पक्रम का उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि वर्टिसिलियस्टर पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, आपको ये आना चाहिए। तो जब वर्टिसिलियस्टर पुष्पक्रम की बात आती है तो ये आपके पाया जाता है लेमियसी के अंदर। लेमियसी, या इसका दूसरा नाम है लेबियटी। क्या नाम है इसका? लेबियटी या लेमियसी। इसको हम तुलसी फैमिली बोलते हैं। तो ये आपके मैंथा के अंदर भी होगा, ओसिमम के अंदर भी होगा, कोलियस के अंदर भी होगा, लेकिन यूफोर्बिया के अंदर पाया जाता है साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उदाहरण नहीं है, यूफोर्बिया वर्टिसिलियस्टर का एग्जाम्पल नहीं है। इसके अंदर साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, आपने पढ़ा होगा स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में। फिर अगला क्वेश्चन, इलोंगेटेड इंटरनोड एंड थैलेमस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से। इलोंगेटेड इंटरनोड, देखो मैं समझा देता हूँ ना। आपको पता है कि एक फ्लोवर के एक कैलिक्स होता है, उसके बाद में क्या होगा? कैलिक्स के बाद में कोरोला, कोरोला के बाद में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बाद में गाइनोसियम, ये सीक्वेंस होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फ्लोवर के अंदर अगर जो इंटरनोड है वो कैलिक्स और कोरोला के बीच में पाया जा रहा है, ये कह रहा है कि जो इंटरनोड है वो कैलिक्स तथा कोरोला के बीच में पाया जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे आपके एंथोफोर। क्या इसको हम क्या बोलेंगे? एंथोफोर बोलेंगे। इसको हम एंथोफोर बोलते हैं। जब इलोंगेटेड इंटरनोड कैलिक्स तथा कोरोला के बीच में होता है उसको बोलते हैं एंथोफोर। अगला आता है जब कैलिक्स, अब जैसे ये भी पूछ सकते हैं, जब कैलिक्स तथा कोरोला तथा एंडोसियम के बीच में अगर इलोंगेटेड इंटरनोड पाए, इसको आप क्या बोलोगे? तो आपको पता है कि ये कैलिक्स कोरोला तथा एंड्रोसियम के बीच में है, तो इसको मैं बोलूंगा आपके एंड्रोफोर। नाम से पता पड़ रहा है ना, एंड्रोफोर, एंड्रोफोर। फिर अगला ये भी आता है
इसको हम बोलेंगे एंड्रोफोर। अलेक्सा, हेलो। हाँ जी। कोई कॉल आ गया था बीच में, पिज्जा ब्रस्ट चलने के लिए, तो मैं कहा ठीक है डन है, कोई पार्टी दे रहा तो मना क्यों करना, वो भी पिज्जा ब्रस्ट के अनलिमिटेड। कहाँ चल रहे थे अपन? तो ये एंड्रोफोर हो गया। इसके बाद में आपके अगर ये इलोंगेटेड जो आपके इंटरनोड है, ये अगर एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच है, उसको मैं बोलूंगा गाइनोफोर। क्या बोलूंगा मैं इसको? इसको मैं बोलूंगा गाइनोफोर। आया समझ में? बिल्कुल नॉर्मल है। एंथोफोर कैलिक्स तथा कोरोला के बीच में, एंड्रोफोर कोरोला तथा एंड्रोसियम के बीच में, और गाइनोफोर मतलब एंड्रोसियम तथा आपके गाइनोसियम के बीच में, उसको हम बोलेंगे गाइनोफोर। अब देखो इसके अलावा यहाँ तो पूछ रखा है कि कैलिक्स तथा कोरोला के बीच में, तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा एंथोफोर। एक दो शब्द और दे रखे हैं। अब देखो एंड्रोगाइनोफोर क्या है, क्या शब्द है? एंड्रोगाइनोफोर, इसका मतलब होता है ऐसा इंटरनोड, ऐसा इंटरनोड, इस बात को सुनना, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसा इंटरनोड जिसके ऊपर एक साइड पाया जाता हो आपके एंड्रोसियम और दूसरी साइड पाया जाता हो आपके गाइनोसियम। मतलब ऐसा इलोंगेटेड इंटरनोड जिसके ऊपर मेल पार्ट एंड्रोसियम तथा फीमेल पार्ट गाइनोसियम दोनों पाए जाते हो, उसको हम बोलेंगे एंड्रोगाइनोफोर। अब आप सोचो इसको, देखो फोर का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला, या बियरिंग स्ट्रक्चर। किसको धारण कर रहा है? गाइनो यानी गाइनोसियम को, एंड्रो यानी एंड्रोसियम, दोनों को धारण कर रहा है, इसको बोलेंगे एंड्रोगाइनोफोर। अगला आता है, ये किस फैमिली का विशेषता है? तो आपके ये जो एंड्रोगाइनोफोर है, ये आपके कैपेरेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। अगला आता है सर कार्पोफोर। क्या ये भी नाम हमने फर्स्ट टाइम सुना है? कल आपने कार्पोस्पोर के बारे में सुना होगा, कल आपने कार्पोस्पोर के बारे में सुना होगा, आज शब्द आया कार्पोफोर। फोर का मतलब क्या? धारण करना। कारप आ रहा है, कारप मतलब जैसे हम बोलते हैं मीजो कारप, एंडो कारप या ईपी कारप। हम वहां पे कारप कहाँ बोल, हम फ्रूट के सेंस में बोल रहे हैं ना। तो फोर का मतलब होता है धारण। और इसके अंदर जो एपीएसी फैमिली होती है, जो आपके एपीएसी फैमिली होती है, इस एपीएसी फैमिली के अंदर इसका जो फ्रूट होता है, जब इसका फ्रूट पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, ध्यान रखना, इसका फ्रूट मैच्योर हो जाता है, तो वो ऐसे दो भागों में से टूट जाता है ना, ऐसे दो भागों में। लेकिन इसके बीच में एक इलोंगेटेड इंटरनोड पर एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो इस दोनों कारक को आपस में, दोनों को आपस में चिपका के रखती है या उसको धारण करके रखती है, तो इसको बोलेंगे कार्पोफोर। एपीएससी फैमिली के अंदर, एपीएससी फैमिली में इसके फ्रूट जो होता है, जब मैच्योर होता है तो दो भागों में टूट जाता है, तो इन दोनों भागों को बीच में मतलब कनेक्ट करने का काम जो स्ट्रक्चर करती है, उसको बोलेंगे कार्पोफोर। आया समझ में? कार्पोस्पोर हमने कल पढ़ा था। ये आपके इतना कवर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। मोनो फर्स्ट स्टेमन इसके अंदर पाए जाते हैं? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। आपने अगर मॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर दोगे। अब देखो मोनो एडल्फस, मैं यहाँ, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, मैं को डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखो इधर, मोनो एडल्फस का मतलब होता है जब किसी एंथर के अंदर, देखो ये इसने पूछा स्टेमन के रिगार्डिंग है, जब किसी एंथर के अंदर उसके जो फिलामेंट होते हैं वो सब एक ही ग्रुप के अंदर हो। मतलब जैसे मैंने यहाँ पकड़ दिए, इस मेरी एक मुट्ठी के अंदर 10 फिलामेंट है एंथर मतलब स्टेमन के, तो उसको मैं बोलूंगा मोनो एडल्फस, मतलब सब एक ही ग्रुप के अंदर, तो मैं बोलूंगा मोनो एडल्फस। जब किसी स्टेमन के अंदर जो उसके फिलामेंट होते हैं वो अलग अलग ग्रुप के अंदर हो, मतलब एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया, तो दो
यहाँ दो अलग अलग ग्रुप बने हैं ना इसके स्टेमन के, इसको बोलेंगे डाई एडल्फस। जब किसी स्टेमन के सब एंथर अलग हो, ये एंथर अलग है, ये एंथर अलग है, सॉरी ये फिलामेंट अलग है, मतलब सब अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे पॉली एडल्फस। अब इसके एग्जाम्पल मैं हमेशा याद रखता हूँ, मोनो एडल्फस, एम से मोनो एडल्फस, एम से मोनो यानी एक ग्रुप बनेगा, और एम से हो जाएगा मालवेसी फैमिली, इसकी ये विशेषता है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि मालवेसी फैमिली के अंदर कौन कौन से आता है। मालवेसी फैमिली का एग्जाम्पल कौन सा है, मुझे तो याद आ रहा है कि हिबिस्कस, जिसको गुड़हल बोलते हैं, मालवेसी के अंदर आता है। तो इसने मोनो एडल्फस का पूछा, इसका ये होगा। पूछ सकता है वो डाई एडल्फस का एग्जाम्पल क्या है, अगर उसने मोनो का पूछा डाई का पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है। तो जब डाई एडल्फस की बात आती है तो डाई एडल्फस के अंदर आपके एग्जाम्पल आता है मटर का आता है, ये आपके हो जाएगा डाई एडल्फस का एग्जाम। मतलब 9 फिलामेंट जो होते हैं वो तो पाए जाते हैं, एक और एक पाएगा इधर, मतलब 10। तो इसमें सब एक साथ में 10 के 10, यहाँ 1 + 9 होगा, वहां सब अलग अलग है। तो ये आपके इसका डाई एडल्फस पाइसम। फिर अगला आता है सिट्रस, मुझे याद आ रहा है नींबू, जिसके अंदर आपके ये पॉली एडल्फस होता है, मतलब सब जो स्टेमन होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में होते हैं। तो आपके ये जो सिट्रस का हो जाएगा पॉली एडल्फस। सोनकस जो आपके होता है इसके अंदर ये आपके शायद एस्टेसी फैमिली का एग्जाम्पल, या लेमियसी का, शायद लेमियसी का है। तो इसके अंदर वर्टिस लेस्टर पाया जाता है ना। तो ये आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन पूछा मोनो एडल्फस का, अगली बार क्या पता पूछ ले आपको डाई एडल्फस का, तो आप कहोगे सर मटर के अंदर। अब अगर वो पूछे फैमिली कौन सी है, तो आपको पता है मटर की फैमिली लेग्यूमिनेसी के अंदर। और दूसरा आता है थर्ड है पॉली एडल्फस, मतलब एक से अधिक ग्रुप पाए जाएंगे। आपको पता है पॉली का मतलब एक से अधिक, डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल आएगा सिट्रस मतलब नींबू। फैमिली पूछे तो नींबू की फैमिली आई थिंक रूटेसी फैमिली है, फिर भी एक बार देख लेना। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो ये अगर आपने फ्रूट वाले टॉपिक को पढ़ा है तो उसमें एक साइजोकार्पिक फ्रूट आता है। उस साइजोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल में आपके रेगमा भी आता है, क्रीमोकार्प भी आता है, लोमेंटम भी आता है, एक इसमें लेमा करके और आता है। लेकिन जो ब्लास्टूला होता है ये आपके साइजोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल नहीं है। ये फ्रूट वाले टॉपिक को पढ़ लेना, 5 से 6 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ब्लास्टूला। ये साइजोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लास्टूला होता है ना ये भी एक फ्रूट है। ये आपके एग्जाम्पल होता है बेरी टाइप के फ्रूट का। ये एक प्रकार का बेरी फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है, ये एक बेरी टाइप का फ्रूट है, उसका एग्जाम्पल है। हो गया सोल्व ये। अगला क्वेश्चन क्या भाई देखो, निम्नलिखित में से कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि का उदाहरण नहीं है, मतलब नेचुरल मेथड कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कि राइजोम एक नेचुरल, हमने अभी पढ़ा था। लीफ के द्वारा हो रहा, ये भी एक एक प्रकार से नेचुरल है, तो इसका राइजोम भी नहीं होगा, लीफ भी नहीं होगा। एयर लेयरिंग ये आपके जो होता है जो हवा के द्वारा, इसको हम बोलेंगे ये आपका एक आर्टिफिशियल है। और रूट के द्वारा होता है, ये भी नेचुरल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर पूछा है द प्लेसेंटेशन इन फैमिली एस्टेसी। अभी मैंने बताया था एस्टेसी के अंदर कौन सा प्लेसेंट, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि एस्टेसी के अंदर कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। तो जब एस्टेसी फैमिली की बात आई थी मैंने बताया था कि एस्टेसी के अंदर बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो एस्टेसी में कौन सा पाया जाएगा, आपके बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एपीएससी के अंदर एक्सियल पाया जाता है, पेराइटल कुकुरबिटेसी में पाया जाएगा, मार्जिनल आपके पाया जाएगा, लेग्यूमिनेसी के अंदर पाया जाएगा। जब पोएसी की बात आएगी तो पोएसी के अंदर बेसल होगा, दिखने में वो दिखता मार्जिनल जैसा, जब तब इसलिए कुछ बुक वाले लिखते हैं मार्जिनल, कुछ लिखते हैं बेसल। वापिस देखो, पेराइटल कुकुरबिटेसी के अंदर एक्जियल, आपके एक्जियल पाया जाएगा। एपीएससी अम्बेलिफेरी के अंदर बेसल पाया जाएगा आपके, सॉरी बेसल आपके पाया जाएगा ये एस्टेसी के अंदर, और ये मार्जिनल इसमें लेग्यूमिनेसी के अंदर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको क्वेश्चन 12th पे मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बीएससी की बुक के अंदर, अगर आपने अच्छी बुक पढ़ रखी है कोई सिंह पांडे जैन की, तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। बाकी ऐसे आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमस, होमोगेमस लिगुलेट कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। अभी तक इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता था ना आपके, ये तो क्वेश्चन सीधा एक ही आता था कि कैपिटुलम या इसका दूसरा नाम है हेड, कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर पाया जाता। तो आपको पता है कि ये आपके एस्टेरेसी के अंदर इसका एक विशेषता, या इसका दूसरा नाम है कंपोजिटी।
एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जाता है, ये तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन इस बार गेम खेल दिया इस पे पेपर ने कि होमोगेमस मतलब कैपिटुलम के अलग अलग टाइप होते हैं, होमोगेमस, हेट्रोगेमस, लिगुलेट, हेट्रोगेमस, फिर होमोगेमस के दो टाइप है, लिगुलेट और ट्यूबुलर, अपन आगे देखेंगे अभी। तो इसने पूछा कि होमोगेमस लिगुलेट किसमें पाया जाता है। तो इस एग्जाम्पल के ऊपर इस क्वेश्चन को आप बाद में देखना, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद अपन ये करेंगे। इसको सॉल्व करो, एंथर ऑफ फैमिली पोएसी, मैंने बता रखा है, सॉल्व करो इसको कि पोएसी के बारे में इसने पूछा आपको। इसको मैं जूम करता हूँ, नहीं दिख रहा हो तो। अब सॉल्व करो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोएसी के एंथर के बारे में बताओ। तो आपको पता है कि सभी के एंथर डाइथिकस होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मैंने आपको बताया था पोएसी का जो एंथर होता है वो एंथर आप इस प्रकार से, इसका जो वर्सेटाइल होता है, मतलब वो ऐसे, सॉरी, पोएसी का जो एंथर होता है हमने पढ़ा था कि ऐसे वर्सेटाइल होता है ना, इस प्रकार से ऐसे वर्सेटाइल होता है, मतलब ऐसे हवा में, ऐसे हवा, अभी भी आंसर डायग्राम सही नहीं बना अपना, ये इस प्रकार से ये हवा में हिलता रुता है, उसको हम बोलेंगे वर्सेटाइल, ये वर्सेटाइल हो गया। इंट्रोज का मतलब होता है, जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि पोएसी का जो फ्लोर होता है वो आपके बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब, इस इंट्रोज का मतलब देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमने स्टाइल बनाई, और नीचे हमारी ये ओवेरी है, फिर हम इसमें ये नीचे हम इसका इथेलेमस बनाते हैं, यहाँ से हमारा एंथर निकला। तो इंट्रोस का मतलब है यहाँ जो ये जो इसका जो एंथर बन रहा है ना, ये एंथर, इस एंथर का जो मुंह होगा ना ये इस स्टिग्मा की ओर होगा। अब दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे मैं अगर इसका मुंह ऐसे बाहर बना लूं तो ये आपके हो जाएगा एक्सट्रोज, मतलब एंथर लोब बाहर की ओर है। अगर ये एंथर लोब इस फीमेल पार्ट की ओर है उसको बोलेंगे इंट्रोज। तो पोएसी का डाइथिकस, वर्सेटाइल और इंट्रोज आया समझ में क्वेश्चन ये, ठीक है। अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। पूछा क्या है, होमोगेमस लिगुलेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब देखो आप, तो ऊपर लिखा हुआ टाइप ऑफ कैपिटुलम इन एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली के अंदर कैपिटुलम टाइप का मतलब इसके क्लासिफिकेशन क्या है। अब देखो आप, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस आपके तीन टाइप का होता है। एक होता है आपके हेटेरोगेमस, मैं बोल रहा हूँ नहीं दिख रहा हो तो, एक का मतलब हेटेरोगेमस, दूसरा आपके होता है होमोगेमस। एक मिनट, तो एक आपके होता है हेटेरोगेमस, तो ये आपके हो गया हेटेरोगेमस। सेकंड है होमोगेमस, सेकंड होता है आपके होमोगेमस ट्यूबुलर, और थर्ड आपके होता है होमोगेमस लिगुलेट। बिल्कुल सिंपल है, मैं जिस स्टेप में बता रहा हूँ वैसे आप याद करना। तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप अच्छे से समझ पाओगे। अब ठीक है, तो हेटेरोगेमस, होमोगेमस ट्यूबुलर और होमोगेमस लिगुलेट है ना, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब पहले इसको समझो, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा, पहले इसको समझो। हेटेरोगेमस का मतलब होता है ऐसा कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस जिसके अंदर दो टाइप के फ्लोरेट, मतलब दो टाइप के फूल पाए जाते हो। फ्लोरेट का मतलब होता है छोटे छोटे फूल। अब देखो इसकी मीनिंग क्या है, तो सीधा लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरेट प्रेजेंट जब कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट दोनों साथ में पाए जाते हैं उसको बोलेंगे हम हेटेरोगेमस। दूसरा देखो, इसका जो पेरिफेरल पार्ट है, जो फ्लोवर का जो परिधीय भाग है उसके अंदर आपके पाए जाएंगे रे फ्लोरेट पाए जाएंगे। ये आपने पढ़ रखा है भाई, कैपिटुलम में परिधीय भाग पर पाए जाते हैं रे फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट होंगे जो परिधीय भाग पे पाए जाएंगे वो आपके होंगे लिगुलेट, मतलब ऐसे जीभ के आकार के होंगे। और ये मैक्सिमम फ्लावर जो होंगे वो सभी फीमेल फ्लावर होंगे या फिर ये सब स्टेराइल होंगे। यहाँ पर रे फ्लोरेट के अंदर कोई भी मेल फ्लावर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखना, हेटेरोगेमस दो टाइप के फ्लावर। सर दो टाइप के कौन कौन से, एक तो परिधि पे पाया जाएगा, जो परिधि पे होगा तो हमेशा फीमेल, सॉरी, जो परिधि पे होगा वो फीमेल फ्लावर होगा। फीमेल की जीभ कैसे होती है आपके, फीमेल की जीभ ऐसे ज्यादा चलती है तो वो लिगुलेट टाइप के होंगे। उसके बाद में आओ सेंट्रल के अंदर, मतलब सेंटर के अंदर कौन सा फ्लोर होगा, तो उसके सेंटर में जो होगा वो आपके होते हैं डिस्क फ्लोरेट होते हैं। और जो सेंटर में पाया जाता है वो हमेशा आपके ट्यूबुलर होता है, मतलब ट्यूब लाइक फ्लोर होता है। और जो ट्यूब लाइक होगा वो बाई सेक्सुअल फ्लोर होगा, क्योंकि दोनों
फ्लोवर को, या मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि दोनों कपल्स को एक ट्यूब मिल जाती है अंदर छुपने के लिए। ऐसे ये मैं ऐसे आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। फीमेल फ्लोवर किनारे पे पाए जाएंगे और वो जीभ के आकार, क्योंकि फीमेल की मतलब फीमेल की जीभ ज्यादा लंबी होती है, वो ज्यादा चलती है, इसलिए इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी से कह रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना इसको। वापिस सुनो, हेटेरोगेमस दो अलग अलग फ्लोवर, फीमेल किनारे पे पाया जाएगा फीमेल फ्लोवर, या तो होगा वो फीमेल फ्लोवर या होगा वो स्टेराइल मतलब पिस्टिलेट होगा, रे फ्लोरेट। बीच में सेंटर में पाया जाएगा आपके ट्यूबुलर फ्लोर पाया जाएगा, और ये जो होगा आपके ये बाइसेक्सुअल होगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों साथ में होंगे। जब मेल और फीमेल दोनों साथ में उनको छुपने के लिए जगह चाहिए, तो उसमें उसके चारों ओर एक दीवार बन जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको बोलेंगे डिस्क फ्लोरेट। ये कुछ नहीं, सेफ दे रखी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है सेक्स कंडीशन, जो रे, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, सेम बात है, यहाँ दे रखा है। जो रे फ्लोरेट होता है वो आपके फीमेल फ्लोरेट होता है, जो डिस्क होता है ये आपके बाइसेक्सुअल है। अब सिमेट्री की बात आती है, जो रे फ्लोरेट है जो परिधि पे पाया जाएगा वो तो आपके होगा जाइगोमॉर्फिक, क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक होता। इसको याद करने का तरीका देखो, इस रे फ्लोरेट के अंदर वाई आ रहा है, या रे में वाई आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है जाइगोमॉर्फिक में, इसका मतलब रे में वाई आ रहा है तो रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक होगा। जो डिस्क फ्लोरेट होता है, अब इसका उल्टा क्या होगा, डिस्क में क्या आ रहा है आपके आई आ रहा है, तो बाकी ऐसे ध्यान रख लो, रे में वाई आ रहा है तो वाई वाला जाइगोमॉर्फिक होगा, वहां वाई आ रहा है, जो बीच में होगा डिस्क होगा, पीछे आप एक ही बचा, ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा। फिर देखो ये बोथ लिगुलेट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिक्स एम्पेरियंस ये भी आपको ध्यान नहीं रखना, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने भाई। देखो वापिस आपको ध्यान रखना एग्जाम्पल, तो हेटेरोगेमस का एग्जाम्पल एक तो हो जाएगा हेलियंथस, जिसको हम बोलते हैं सनफ्लावर, एक आपके होता है इकिलपटा, इकिलपटा एल्बा, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखो वापिस मैं कहानी बता रहा हूँ, हमने कहा कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस दो हेटेरोगेमस टाइप का, और होमोगेमस में दो टाइप का, लिगुलेट और ट्यूबुलर। सबसे पहले आपको पढ़ना है हेटेरोगेमस। हेटेरोगेमस का मतलब क्या, दो टाइप के फ्लोरेट। कौन कौन से दो टाइप के, रे फ्लोरेट और सेंटर में पाया जाएगा डिस्क फ्लोरेट। सर रे की क्या क्या विशेषता है, तो रे होगा तो फीमेल फ्लोवर होगा, या तो होगा फीमेल फ्लोवर या वो होगा आपके स्टेराइल होगा, उसके अंदर जाइगोमॉर्फिक प्रकार का वो उसका सिमेट्री पाई जाती है। और जो बीच में होगा वो डिस्क फ्लोरेट होगा, वो बाइसेक्सुअल होगा, उसके चारों ट्यूब पाई जाएगी, और वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको ये पता है कि लिगुलेट कहाँ पाया जा रहा है और ट्यूबुलर कहाँ पाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिगुलेट के बारे में। लिगुलेट कहाँ पाया जा रहा था, सर किनारे पे पाया जा रहा था, वो रे फ्लोरेट था। तो सबसे पहले देखो होमोगेमस, या आप बोले ट्यूबुलर देख लो। सबसे पहले देखेंगे होमोगेमस ट्यूबुलर। मुझे बताओ ट्यूबुलर फ्लोवर कौन से थे हेटेरोगेमस के अंदर, जो बीच में पाए जा रहे थे, एक्टिनोमॉर्फिक थे और बाइसेक्सुअल थे। तो यहाँ हमने लिखा है होमोगेमस का मतलब है ऑल फ्लोरेट जो होते हैं, जो ऑल फ्लोरेट वो सब ट्यूबुलर होंगे। देखो होमोगेमस का मतलब क्या है, सभी के सभी फ्लोवर कैसे होंगे, ट्यूब लाइक होंगे। तो यहाँ लिखा है ऑल द फ्लोरेट इन द कैपिटुलम ट्यूबुलर, ये इसका सेफ दे रखा है, यहाँ पर ये ट्यूबुलर होंगे। और ये बाइसेक्सुअल, तो हमने यही पढ़ा था कि ट्यूबुलर बाइसेक्सुअल होता है। और ये भी नॉर्मल है, ये बाइसेक्सुअल वापस दे रखा है, एक ही बात है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो फ्लोवर बीच में होगा उसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, तो ये आपके एक्टिनोमॉर्फिक होगा। और यहाँ फिर ये यूनिफॉर्म बिल्कुल नॉर्मल है ये। फिर ये इसका उल्टा, यहाँ आ रहा है लिगुलेट। हमें पता है कि लिगुलेट परिधि पे पाए जाने वाले फ्लोवर है, तो हमें पता है कि ये आपके लिगुलेट होगा, जो परिधि पे पाया जाएगा। और ये हो सकता है बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, ध्यान रखना है ना। और ये सब इसके बाद में ये इसकी ये जाइगोमॉर्फिक होगा, क्योंकि लिगुलेट वाला जाइगोमॉर्फिक होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एग्जाम्पल है ना, ध्यान रखना। अब देखो इसके एग्जाम्पल आपके पूछ रखे हैं। हेटेरोगेमस हेटेरोगेमस के एग्जाम्पल क्या थे, सनफ्लावर जिसको हेलियंथस बोलते हैं, और आपके इक्लिप्सा। होमोगेमस ट्यूबुलर का एग्जाम्पल क्या है, होमोगेमस ट्यूबुलर का आपके एग्जाम्पल हो जाएगा एजिरेटम। और जब होमोगेमस लिगुलेट का एग्जाम्पल क्या है, सनकस। तो हेलियंथस इक्लिप्सा एग्रीगेटम वो सनकस। सनकस किसका एग्जाम्पल है, होमोगेमस लिगुलेट का एग्जाम्पल है। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये सॉल्व करो। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, तो क्वेश्चन में भी हमारे को यही पूछा था इन्होंने। क्वेश्चन हमें यही पूछा था ना कि होमोगेमस लिगुलेट का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको पता है कि होमोगेमस लिगुलेट का एग्जाम्पल हो जाएगा सनकस। हेलियंथस किसका एग्जाम्पल है, तो सर हेलियंथस एग्जाम्पल था हेटेरोगेमस का। किसका एग्जाम्पल था,
हेटेरोगेमस का। सर हेटेरोगेमस में क्या पढ़ा था हमने, हमें याद नहीं है। तो हेटेरोगेमस, ये YUS है ना, हेटेरोगेमस में पढ़ा था। इसमें दो टाइप के फ्लोवर होंगे। दो टाइप के फ्लोवर कौन कौन से, एक होगा रे फ्लोरेट, ये पाया जाएगा पेरिफेरल पर। एक होगा डिस्क फ्लोरेट, ये पाया जाएगा सेंटर में। सर रे फ्लोरेट के बारे में क्या था, ये आपके फीमेल फ्लोवर होता है मैक्सिमम टाइम, या ये आपके स्टेराइल हो सकता है। और क्या विशेषता थी, और सर ये जो फीमेल फ्लोवर है, ये जो होता है आपके जीभ के समान यानी लिगुलेट टाइप का होता है। डिस्क फ्लोरेट के बारे में क्या पढ़ा था, ये बाइसेक्सुअल होगा, और ये बाइसेक्सुअल होगा। और एक और पढ़ा था, ये आपके जाइगोमॉर्फिक होता है। क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक। रे के में वाई आ रहा है, इसमें जाइगो आएगा। डिस्क के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिस्क में पढ़ा ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और ये ट्यूबुलर लाइक होते हैं। हमने होमोगेमस, ये एग्जांपल है होमोगेमस एंड लिगुलेट फ्लोवर का। और जो एजीरेटम होता है, ये आपके एग्जांपल होता है होमोगेमस ट्यूबुलर फ्लोवर का। और जो इक्लिप्टा होता है, ये आपके एग्जांपल था हेटेरोगेमस का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये टॉपिक अच्छे से अब कवर हो गया है, मतलब आपको ये समझ आ गया है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और हमें ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो इस सेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेक्सोनोमी, मॉर्फोलॉजी और फैमिली के क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें उसको कैसे सोल्व करना है। अब इसके ये हमारी अभी हाफ क्लास हुई है, अभी 25 क्वेश्चन नहीं, अभी पीछे क्वेश्चन आपके शायद अपन ने आज की क्लास में 29 देखे हैं, अभी तक 30 क्वेश्चन और बाकी, वो अपन कल देखेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बायोस्टेट, उसके बाद एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, डेल बायो और टेक्निक्स, ये सब मैं करा दूंगा पूरी, और इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी अपन सब कर लेंगे। अब आप प्रैक्टिस कर, सॉरी, रिवीजन करते रहिए। भूल से आया, वीडियो तब देखो जब पढ़ने का मन नहीं हो, तब देखा करो। और अब आप दूसरी बुकों के क्वेश्चन मत मिलाओ, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन गलत होंगे, फिर आपको और ज्यादा दुख होगा कि मेरे क्वेश्चन अभी गलत हो रही है। और लास्ट टाइम के अंदर किसी भी प्रकार का हेडेक मत लो, अच्छे से अपना रिवीजन करते रहो, जितना हो सके अपनी पूरे दिन की एनर्जी का 90% आप रिवीजन पे दे दो। और प्रैक्टिस उस समय करो, या ये मैक्सिमम प्रैक्टिस हमेशा पीवाई की करो। अब आपके पास कोई बुक या ऐसा कुछ नहीं हो तो आप ये वीडियो देख लो, फटाफट 2 की स्पीड में डाल दो और वीडियो देख लो। तो जब भी सो रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये वीडियो देख लिया करो। तो आपको इससे थोड़ा आप में जो डर होगा ना, वो बाहर निकल जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और मैं उसको आराम से सोल्व करके आ जाऊंगी या आ जाऊंगा। तो अब अपन मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। आज की क्लास को अपन यहाँ पर ही इसको होल्ड करते हैं, बाकी अपन इसके बाद जो आगे वाला चैप्टर है इसके अंदर वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।